तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका कंपटीशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, इसकी बच्चे डिमांड भी कर रहे थे, तो आज हम लेके आए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपके लिए एक डिटेल्ड क्लास है। इसके बाद इसकी एमसीक्यू क्लास भी आएगी और ये सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन करें और सारी पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं, पिछली क्लासेस की भी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज़ और ये काम कैसे करता है, क्या काम करता है। बात हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की। परिचय क्या है इसका, पहले ओरली जो किताबी भाषा है या जो भी नॉर्मल भाषा है उसे समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे शॉर्ट में आप ओएस बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में हम लोग ओएस बोलते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पहली बात याद रखना, ये एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, ये सबको बेसिक सी बात है। एक होता है कंप्यूटर में हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो हम जो बात कर रहे हैं वो भी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर वाले चीज़ की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, जो कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है, तो यहाँ पर हमें बताना चाह रहा है जो हमारा ये ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या काम कर रहा है कि जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है और जो हम उपयोग करता है मानव, जो मानव उसे चला रहा है, व्यक्ति उसे चला रहा है, इन दोनों के बीच में क्या करता है, समन्वय करता है या मध्यस्थ का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही कोई डिवाइस, कोई कंप्यूटर हम चला पाते हैं। जब भी आप किसी कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जो सबसे पहले प्रोसेसिंग होती है वही ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होती है। आपका मोबाइल ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम से ही चलता है। इसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर है उसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ओएस होते हैं, आईओएस होते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कोई भी कंप्यूटर जब शुरू में काम करता है, सब कुछ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसे आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। यह कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करता है और प्रोग्राम्स को निष्पादन को नियंत्रित करता है। अब देखो यहाँ पे जो शब्दावली है थोड़ी भारी है कि प्रोग्राम को निष्पादन करता है, तो ऐसे समय पर आप हमेशा इंग्लिश का पोर्शन पढ़ें। और याद रखना, जो भी बच्चा कंप्यूटर पढ़ रहा है, तो जब भी कंप्यूटर के एमसीक्यू लगाओ और कोई एमसीक्यू आपसे नहीं हो रहा और बच्चा हिंदी मीडियम को सपोर्ट करता है, हिंदी मीडियम से है, तो एक बार इंग्लिश का पोर्शन जरूर देख ले। इतना इंग्लिश तो हम लोगों को आता ही है कि हम उसे देख लें और समझ लें, क्योंकि दो चीज़ हिंदी में भाई लगती है वो इंग्लिश में आसान लगती है। इस चीज़ को जरा याद रखना अच्छे से आप सभी बच्चे। फिलहाल याद रखना, कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन करता है, जितने भी संसाधन है, और उनके प्रोग्राम को निष्पादित करता है। निष्पादन मतलब ऑपरेट करता है या एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी परिभाषा है किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। मुख्य कार्य, यहां से बात बनेगी। अगर हम मुख्य कार्यों की बात करें, काम तो बहुत है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के ये मुख्य कार्य जो 5 आपके सामने दिए गए हैं, इन 5 को हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, पर एक नज़र में देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट अर्थात प्रक्रिया प्रबंधन। दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। तीसरा है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। चौथा है डिवाइस मैनेजमेंट। पांचवा है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। नंबर 6 है यूजर इंटरफेस। तो ये 6 क्या हैं, इसके मुख्य कार्य हैं। अब ऑप्शन यहाँ से भी सवाल आया है एग्जाम के अंदर कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। अब बस वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 5 उनमें से कोई एक ऐसी कुछ भी रख देगा उठाकर, और 4 यही होंगे, 5 कुछ अलग होगा। तो इस प्रकार से इन्हें याद रखना कि ये जो भी आपका प्रोसेस मैनेजमेंट है, प्रक्रिया प्रबंधन है, वो कौन संभाल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम संभाल रहा है। मेमोरी मैनेजमेंट कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट कौन कर रहा है, कि सर अब ये क्या है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, स्मृति प्रबंधन मतलब मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, ये अभी हम समझेंगे क्लास के अंदर। ये सिर्फ अभी इतना पढ़ ही लो, फिलहाल इतना देख लो कि हाँ ये 6 पॉइंट हैं जिन्हें हमें विस्तार से पढ़ना है। असल में मेन क्लास में आज जो क्लास होगी वो इन 6 मुद्दों के ऊपर ही मेनली है, याद रखना। तो जो सबसे पहले आता है प्रोसेस मैनेजमेंट, तो हम सबसे पहले प्रोसेस मैनेजमेंट को ही समझते हैं, ठीक है ना। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या कह रहा है, प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस प्रबंधन, अंग्रेजी में प्रोसेस मैनेजमेंट क्या कह रहा है। प्रोसेस मैनेजमेंट या प्रोसेस प्रबंधन और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूल कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट। यह प्रोसेस मतलब कार्य प्रक्रम, यह प्रोसेस को बनाने, चलाने अर्थात शेड्यूल करने तथा समाप्त करने का मतलब होता है टर्मिनेट करना। टर्मिनेट का मतलब वो नहीं है जो आप सोचते हैं, ठीक है ना, जो आप सोच रहे हैं कि जॉब से टर्मिनेट कर दिया, ठीक है ना,
टर्मिनेट से संबंधित होता है। तो यहाँ पर पहले ये समझ लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य क्या है कि प्रोसेस मैनेजमेंट को करना। किसे करना? प्रोसेस मैनेजमेंट को देखना। और इस प्रोसेस मैनेजमेंट में भी ये क्या देखता है कि भैया कोई कार्य कैसे चलाना है, चलाने के लिए मतलब शेड्यूल करने के लिए, उस कार्य को समाप्त करने के लिए और उस कार्य को शुरू में प्रोसेस बनाने के लिए। ये सारे काम किसके अंदर आते हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। और ये काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये तो कन्फर्म है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे काम कर रहा है, तो इस बात को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम कर रहा है मैनेजमेंट का, क्या मैनेजमेंट का? प्रोसेस मैनेजमेंट का। उसके अंदर ये सब काम होते हैं, जैसे कि प्रोसेस को बनाना, चलाना और समाप्त करना। बात क्लियर है? प्रोसेस को बनाना, जो भी आपका प्रोसेस होगा उसे बनाना, उसे चलाना और उसे समाप्त करना, अर्थात काम को फिनिश करना। ये तीनों किसके अंदर आ रहे हैं? हमारे प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। प्रोसेस किसी प्रोग्राम के निष्पादन मतलब एग्जीक्यूशन की अवस्था को कहते हैं। प्रोसेस किसे कहते हैं? किसी भी कार्य के एग्जीक्यूशन को। जैसे आपने कमांड दिया कंप्यूटर को, कोई भी कंप्यूटर ने वो काम कर दिया, वो काम कर दिया मतलब अपना काम पूरा कर दिया, निष्पादन कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, इसी अवस्था को प्रोसेस तो कहते हैं। आपके कंप्यूटर में हर चीज़ एक प्रोसेस ही तो है। आपने 2+2 एंटर करा, प्रोसेस होके 4 आया, तो प्रोसेस हुआ ना, काम हुआ ना अंदर, उसी को प्रोसेस कहते हैं। अगर नहीं प्रोसेस समझ में आता हो तो बता दूं। नेक्स्ट, मेन टास्क ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस प्रबंधन के कुछ मुख्य कार्य। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट के भी अंदर कुछ मुख्य कार्य होते हैं। क्या कार्य होते हैं? जो अभी अभी हमने देखे। सबसे पहले ये प्रोसेस को बनाएगा, फिर प्रोसेस को सीपीयू को समय देना, प्रोसेस को सीपीयू को समय देना, फिर प्रोसेस को समाप्त करना, फिर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करना, डेडलॉक की स्थिति को संभालना, प्रोसेस के बीच में संचार करना। सर ये मैंने पढ़ने के नज़रिए से तो आपको बता दिया, अब और से थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है ना, क्या चाह रहा है ये। तो जो हमारा मेन टास्क ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट, तो प्रोसेस मैनेजमेंट के जो मेन टास्क हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट का जो मेन टास्क है वो क्या है? तो सबसे पहला टास्क होता है कि वो आपको एक प्रोसेस बनाना है। क्या करना है? एक प्रोसेस बनाना, मतलब कोई एक काम मिलना है इसे एक काम मिल गया। क्या मिल गया? काम मिल गया, समझ लो, एक काम मिल गया। अब उस काम को ये सीपीयू को समय देता है। प्रोसेस को सीपीयू समय देना मतलब कि शेड्यूलिंग करना कि ये काम सीपीयू तक कब पहुंचेगा। देखो पूरा समझ लेना, सीपीयू चिप है एक प्रकार से। वैसे सीपीयू आप चिप ही होती है एक प्रकार की, जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होती है, समझना। तो उसे समय देना, समय देने का मतलब समझ रहे हैं या नहीं पहले ये बताएं। अच्छा, क्लास लाइव होती तो मैं ये बात कमेंट में जान लेता, पर थोड़ा सा जानना मुश्किल हो जाता है रिकॉर्ड करके क्लास को अपलोड करने में, है ना। अगर आप खैर कमेंट में बता देना, मैं पहले कमेंट पढ़ लूँगा, और ये वाला हिस्सा नहीं समझ में आया होगा तो जो आपका एमसीक्यू क्लास होगा उसके अंदर में से फिर से डिटेल में डाल दूंगा क्वेश्चन के साथ। तो ये चीज़ समझ लेना फिर से। तो जो प्रोसेस मैनेजमेंट है आपका, जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेन कार्य हैं उसमें से एक कार्य है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। इतना तो हमें समझ में आ गया है, प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस मैनेजमेंट के भी कुछ मेन काम हैं, कुछ मेन काम हैं। उन मेन काम को भी हमें यहाँ दिखाया गया है कि काम करता कैसे है। तो सबसे पहले इसे काम मिलता है, ये प्रोसेस बनाता है, उस प्रोसेस को सीपीयू के पास भेजता है, समय देता है कि भैया सीपीयू से काम को कर लेगा, शेड्यूल कर देता है। आप भी तो काम शेड्यूल करते होंगे कि ये काम शाम को 5 बजे करूँगा, ये काम शाम को 6 बजे करूँगा, ये काम शाम को 7 बजे करूँगा। तो ये भी तो एक वो हुआ ना, समय दे दिया, समय देना। आप डॉक्टर पे जाते हैं, कहते हैं कि यार अपॉइंटमेंट ले लिया, तो समय देने तो होता है ना। आप समझ पा रहे होंगे, वो समय देने तो होता है, सीपीयू समय देना। नेक्स्ट है प्रोसेस को समाप्त करना। जब यहाँ पर समय दे दिया उसके बाद प्रोसेस क्या हो गया? समाप्त हो गया, मतलब काम डन हो गया। अब क्या करना है? उसे दूसरे प्रोसेस पे जाना है ना। आपने उसे 3 काम दे दिए, एक काम दे दिया कि 3 × 3 बताना है, दूसरा काम दे दिया 2 + 3 बताना है, तीसरा काम दे दिया 5 + 3 बताना है। तो पहले इसी को समझो, 3 × 3 यहाँ पर उसने कहा कि प्रोसेस बना, सीपीयू को समय दिया और काम समाप्त, ये समाप्त। अब अगला फिर से उसे दूसरा काम मिला, फिर उसने सीपीयू को समय दिया, फिर वो काम समाप्त, फिर वो तीसरे काम पर आया। मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करना, ये प्रोसेस मैनेजमेंट का काम है। इसी तरह से काम करते हैं आप भी तो घर में इसी तरह काम करते हैं। आपको मान लो 4 काम दे दिए मम्मी ने, आपको आपकी माता ने 4 काम दे दिए, है ना। क्या कहा
कि मेहमान आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं आपके यहाँ? मेहमान आ रहे हैं। आपकी माता ने आपको कुछ काम दे दिए, जैसे मेहमान आए चाय बना देना, जैसे मेहमान आए तो पानी पिला देना, पानी पिला देना, उसके बाद चाय बना देना, उसके बाद खाना खिला दे। यही तो प्रोसेस होगा। या इस प्रोसेस को आप एक साथ कर दोगे कि साहब ये रही तुम्हारी चाय, ये रहा तुम्हारा पानी, ये रहा तुम्हारा खाना, खा लो? ऐसा नहीं करेगा। एक प्रोसेस होगा तो वो इसी प्रकार से तो होगा। शेड्यूल तो करोगे कि सबसे पहले पानी पिलाओगे, जैसे ये वाला काम समाप्त हो जाएगा फिर थोड़ी देर में आप चाय पिलाओगे, जब ये समाप्त हो जाएगा फिर आप स्विच करके खाने पाओगे। यही तो हुआ कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर स्विच करना। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, डेडलॉक की स्थिति को संभालना, ये बड़ा मेन है। सभी डेडलॉक की स्थिति क्या होती है इसे भी समझ लेते हैं। क्या होती है डेडलॉक की स्थिति? क्या होती है तो पहले से जनरल भाषा में समझ लेते हैं, जो एग्जांपल अभी दिया था हमने, ठीक है ना। मेहमान आए गए, मम्मी ने कहा था कि पानी पिला देना, चाय पिला देना और उसके बाद खाना खिला देना मेहमानों को। सही है, लेकिन मेहमानों की गिनती है 6। मेहमान कितने हैं? 6। अब 6 मेहमानों में से इन सब ने पानी की अलग अलग डिमांड कर दी। एक ने कहा ठंडा पानी चाहिए, एक ने कहा गर्म चाहिए, एक ने कहा गुनगुना चाहिए, एक ने कहा ना तो ठंडा हो ना गुनगुना हो, मिलाकर दे दो, जैसे आजकल हम पीते हैं पानी मिलाकर, फिर इसका ज़्यादा ठंडा जाता है। 4 स्थिति पैदा कर दी, ठीक है ना। अब ऐसे में एक मेहमान ने तो बिल्कुल कहते कि यार पानी नहीं, मुझे डायरेक्ट चाय लाओ। एक ने डायरेक्ट क्या मांग ली? चाय मांग ली, कॉफ़ी मांग ली, ठीक है, कोल्ड कॉफ़ी मांग ली, ग्रीन टी मांग ली, है ना। पूरा मामला होश पोश कर दिया, गड़बड़ आ गया। अब ये स्थिति डेडलॉक की स्थिति है कि क्या ही करें, क्या ही करें। अब बात समझ में आ रही है? एक व्यक्ति काम करने वाला, एक प्रोसेसर आपके पास है, एक सीपीयू आपके पास है, एक सिस्टम आपके पास है। अब वो अचानक से सब काम एक साथ मिल गए तो डेडलॉक की स्थिति पैदा हुई कि क्या करे, फंस गया। अब वो फंस गया। तो कंप्यूटर ये कोशिश करता है कि डेडलॉक की स्थिति को संभाला जाए, डेडलॉक की स्थिति को संभाला जाए। अब कैसे संभाला जाता है ये सिस्टम अच्छे से जानता है। तो ये है डेडलॉक। तो डेडलॉक पहले समझ में आना चाहिए था, ये आ गया होगा क्योंकि डेडलॉक से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए, तो डेडलॉक की स्थिति समझ में आ गया। वैसे डेडलॉक को मैंने आगे स्लाइड में रखा भी है जिससे और ज़्यादा समझ में आएगा। प्रोसेस के बीच संचार करना, जो भी प्रोसेस है उनके बीच में कम्युनिकेशन करते रहना, ये नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट, प्रोसेस स्टेट्स, प्रोसेस की अवस्थाएं। जो प्रोसेस आप कर रहे थे अभी तक, हमने जो पीछे देखा प्रोसेस मैनेजमेंट, जो भी आप प्रोसेस कर रहे थे उसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? उसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं। अब वो अवस्थाएं कैसी हैं इस चीज़ को भी समझो। प्रोसेस की कुछ अवस्थाएं हैं और अवस्थाएं कैसी हैं इस चीज़ को हमें यहाँ पर समझना है। पहले ये 5 ही होती हैं, याद रखना। सबसे पहले याद रखना ये 5 ही होती हैं: न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेट। टर्मिनेटेड का मतलब समाप्त होना प्रोसेस। तो क्या होता है किसी भी प्रोसेस स्टेट में? सबसे पहले प्रोसेस अभी अभी बनाया गया है, अभी अभी काम आया है, ऐसा समझ लो। अभी अभी प्रोसेस बनाया गया है, अभी अभी काम आया है। दूसरे नंबर पर प्रोसेस सीपीयू चलाने के लिए तैयार है। प्रोसेस सीपीयू को चलाने के लिए तैयार, मतलब काम करने के लिए तैयार है, रेडी है। देखो नया आया है, काम करने के लिए रेडी हो गया है, सीपीयू चलाने के लिए तैयार है। रनिंग, काम चल रहा है, प्रोसेस वर्तमान में सीपीयू में चल रहा है। बात समझ रहे? वर्तमान में सीपीयू में काम चल रहा है। वेटिंग, प्रतीक्षा, प्रोसेस किसी संसाधन का इंतजार कर रहा है। इसका क्या मतलब है साहब, ये भी समझाएंगे। इसे मैं 2 अलग अलग एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। इसे 2 अलग अलग एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटेड मतलब प्रोसेस पूरा हो चुका है या बंद हो चुका है। तो इसे समझो। सबसे पहले मान लेते हैं आप एक इंटरव्यू देने गए, आप एक इंटरव्यू देने गए। अब इंटरव्यू में वहाँ पर 5 लोग हैं, ए, बी, सी, डी और ई, और आपका जो नंबर है वो 5वां है। अब पहले नंबर वाले को इंटरव्यू कक्ष में बुला लिया गया कि ए आ जाओ, इंटरव्यू हो रहा है आपका। तो जब ए को बुलाया गया तब आप क्या रेडी हैं? नहीं। जब बी वाले को बुलाया गया आप तब रेडी हैं? नहीं। सी को बुलाया गया तब आप रेडी नहीं। जब डी को बुलाया जाएगा तब आप रेडी हो जाएंगे। तब आप क्या हो जाएंगे? रेडी हो जाएंगे एकदम कि भैया अब मेरा नंबर आ गया। अब आप क्या हो जाएंगे? रेडी हो जाएंगे, चलाने के लिए तैयार, काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस ऑप्शन से ना समझ में आए तो इसे ऐसे समझो। एक बार फिर से आपसे चाय बनवाते हैं। क्या कह रहा है कि सबसे पहले प्रोसेस अभी अभी बनाया गया है, मेहमान आए हैं,
समझना, मेहमान आ गए हैं आपके पास। अब मेहमानों के लिए आपको चाय बनानी है, पानी छोड़ दो इस बार, क्या बनानी है, चाय। अब आपके पास क्या आ गया, एक न्यू काम आ गया, प्रोसेस अभी अभी आया है। क्या प्रोसेस आया है कि चाय बनानी है, समझना, चाय बनानी है। अब आपने चाय का सारा सामान तैयार कर लिया, चाय में जो सामान पड़ता है वो सारा सामान आपने तैयार कर लिया, मतलब प्रोसेस चलाने के लिए तैयार हैं आप। मतलब क्या क्या काम कर लिया आपने कि भैया फ्राई पैन में पानी रख लिया, चाय पत्ती चीनी डाल ली है, गैस पर रख दिया, बस चाय गैस ऑन नहीं करिए, अभी ऑन नहीं करिए, मतलब कि रेडी हो गए हैं, सामान तैयार है। तीसरे नंबर पर आपने गैस भी चला दी है। जैसे गैस चला दी, आप रनिंग मेथड में आ गए कि चाय बन रही है, सीपीयू प्रोसेस वर्तमान में चल रहा है, चल रही है, सीपीयू पर जो प्रक्रिया है वो चाय बन रही है आपकी। बस मतलब यहां पर आप रेडी हो गए, है ना, सॉरी यहां पर आपको, चलो रेडी काट देता हूं, यहां पर आपको टास्क मिल गया न्यू, चाय बनाने का। यहां पर आप रेडी हो गए सारे सामान लेकर, यहां पर आप काम कर रहे हैं, रनिंग स्तर में है, रनिंग में है, काम चल रहा है। लेकिन इतने में आपको एक नया ऑर्डर मिल गया कि कॉफी भी बनानी है। क्या बनानी है, कॉफी भी बनानी है। नया ऑर्डर क्या मिल गया कि साहब कॉफी भी बनानी है। बात समझते रहे ना कि कॉफी भी बनानी है। तो अब ये कॉफी किस में चला गया सर, ये वेटिंग में चला गया। कहां चला गया, वेटिंग में चला गया। प्रोसेस किसी संसाधन का इंतजार कर रही है, क्लियर है। अब उसके बाद जब काम समाप्त हो गया, ये काम शुरू हो जाएगा। बात समझ में आया। लेकिन चाहो तो आप इसे इस तरह से भी देख सकते हो कि वेटिंग कर रहा है, प्रोसेस किसी संसाधन का इंतजार कर रहा है कि जब ये वाला संसाधन उसे मिल जाएगा। संसाधन का समझते हो, कोई भी हार्डवेयर संसाधन के रूप में आता है, या कोई भी काम संसाधन के रूप में आता है। जैसे आप चाय बना रहे हैं तो फ्राई पैन आपका संसाधन हुआ, गैस आपके संसाधन हुआ, चूल्हा आपका संसाधन हुआ, ऐसे समझना। तो संसाधन का इंतजार कर रहा है, जब संसाधन मिल गया तो वो क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, काम को पूरा हो चुका। तो ये कंप्यूटर इसी तरह से काम करता है, ये प्रोसेस इसी तरह से आपका काम करेगा, याद रखना। नेक्स्ट, ये बात समझ में आ गई। न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटेड। तो प्रोसेस स्टेट कितनी अवस्थाएं हैं प्रोसेस की, सर जी 5 अवस्थाएं हैं। बार बार रिपीट कर रहे हैं, 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं सर, न्यू एक अवस्था है, रेडी सर ये हमारी अवस्था है, रेडी के बाद रनिंग स्थिति में जाएंगे आप, रनिंग स्थिति में आ गए, ये आपकी अवस्था है। उसके बाद आप वेटिंग स्थिति में आ गए, आप वेट कर रहे हैं संसाधन का, और उसके बाद टर्मिनेटेड। 5 अवस्थाएं हैं, पांचों याद रखना। नीचे जाते हैं, संदर्भ स्विचिंग। देखो, जब सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर स्विच करता है तो ओएस को, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को, वर्तमान प्रोसेस की जानकारी कंटेक्स्ट सेव करनी होती है और नई प्रोसेस कंटेक्स्ट लोड करना होता है। इसे कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। ऐसा समझो, जब आप अपने प्रोसेस पर या अपने सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे जाएगा, मतलब वो ए काम कर रहा है, ए काम से उसे बी काम पर जाना है, तो स्विच ही तो करेगा, ए काम करने के बाद बी काम पे जाएगा। लेकिन जब वो ए काम से बी काम पे जा रहा होगा तो उसे ए काम को कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं सेव करके तो जाना पड़ेगा बी काम पर। ऐसा तो ही नहीं उसे बीच में छोड़ देगा, वो कहीं भी जाए मुझे फर्क नहीं, उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तो सेव करेगा, तभी तो बी पे जाएगा। इसे कहते हैं संदर्भ स्विचिंग, याद रहेगा। चलिए देखो, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ समझ में आए, लेकिन अगर बच्चों कई बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर के कुछ टॉपिक काफ़ी अच्छे होते हैं और डीपली बनाए हुए होते हैं, तो समझने में थोड़ा समय लग जाता है। फिर भी प्रयास पूरा है कि टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए, हर एक बच्चे को। ये मेरी पूरी कोशिश है आपके साथ। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हाँ, सब कुछ दिख रहा है, चेक करना आया था कि छोटा लिखा हुआ है तो कहीं ऐसा ना हो ना दिख रहा हो, पर सब कुछ क्लियर है। इसे बनाने में बहुत अच्छा समय लगता है, और हमारे पास कोई डाटा ऑपरेटर ऐसा कुछ नहीं है, सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। इसलिए कई बार बीच में कोई ना कोई दिन गैप भी हो जाता है। जैसे कल गैप हो गया था, लेकिन उसमें हिंदी क्लास मैंने बनाई थी, वो मैंने डाली थी। एक बार उस हिंदी साहित्य को भी जरूर देखें, हिंदी साहित्य की क्लास आप जरूर देखें। आपने इससे पहले आपने किसी भी एग्जाम के लिए इतने अच्छे से साहित्य नहीं पढ़ा होगा, ऐसा मेरा मानना है, तो उसे जरूर देखें। उसमें अभी आदिकाल शुरू हुआ है, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल सारी वीडियोस के अंदर आएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 10 वीडियोस की क्लास की आएंगी, 10 क्लास में पूरा साहित्य समाप्त हो जाएगा विद एमसीक्यू। खैर आगे चलते हैं, जो चल रहा है। ये शेड्यूलर क्या होता है साहब, ये शेड्यूलर क्या होता है सर, ये शेड्यूलर आ कहाँ से गया एकदम से, इसकी भी हम बात करेंगे। शेड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग है जो यह तय करता है कि कौन सा प्रोसेस कब, कितनी देर और किस क्रम में सीपीयू पर चलेगा। आप ऐसे समझ लो, अभी समझाते हैं।
हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम के 6 कार्यों में से सबसे पहला कौन सा है? प्रोसेस मैनेजमेंट। हम प्रोसेस मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं। इसी के अंदर हमने प्रोसेस मैनेजमेंट को देखा, थोड़ा सा समझा, फिर हम आगे गए और हमें पता चला कि भाई प्रोसेस बनाना, प्रोसेस को सीपीयू को समय देना, प्रोसेस को समाप्त करना, एक प्रोसेस से दूसरे पर स्विच करना, डेडलॉक की स्थिति को संभालना, प्रोसेस के बीच संचार करना, ये सब किसके काम है? ये हमारे प्रोसेस मैनेजमेंट का एक मुख्य टास्क है। अब इस सभी के अंदर जो डिटेल, ऐसा समझो जैसे मैंने भी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, एक एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि इंटरव्यू चल रहा है, तो उसमें 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, है ना। आप 5वें नंबर पर है और यहाँ मान लो ये इंटरव्यू वाला रूम है ना, ये इंटरव्यू वाला रूम है, यहाँ इंटरव्यू चल रहे हैं और ये इंटरव्यू वाले का गेट है, इस गेट से आप एंटर होंगे। यहाँ गेट पे एक चपरासी खड़ा रहता है, प्यून खड़ा रहता है, तो वही तो आपको बता रहा है कि यहाँ आइए, अब आपका नंबर है, आप जाइए अंदर। फिर आपसे कहेगा आपका नंबर, आप जाइए अंदर, आप आइए, आपका नंबर, आप जाइए अंदर, है ना, ऐसे तो बोलेगा। तो ये जो काम कर रहा है, ये जो प्यून काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है? असल में ये शेड्यूलर का काम कर रहा है। प्यून से तुलना मत करना, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, ऐसा मत करना इतना मेन पार्ट आपने उसे चपरासी बना दिया, केवल समझाने के उद्देश्य से, है ना बच्चों। तो शेड्यूलर क्या होता है? शेड्यूल करता है कि सीपीयू पर कब प्रोसेस, कब, कितनी देर और किस क्रम में चलेगा, ये शेड्यूलर का काम है, ठीक है ना। जो काम आपने, ऐसा समझो, मेहमान वाली बात को उठा लेते हैं क्योंकि वो समझ में आ रही होगी आपके। मेहमान हैं, मेहमान आए हैं, तो उन्हें कितनी देर में क्या क्या मिलना है, ये तय आपकी माता जी करेंगी। कौन करेंगी? माता जी करेंगी। आप तो काम करने वाले हैं, आपके पास तो ऑर्डर आएगा, आप काम कर देंगे या कर देंगी। ऑर्डर कौन दे रहा है? मम्मी की, ये करो, अब ऐसा कर देना, फिर ऐसे कर देना। तो माता जी कौन होगी? शेड्यूलर हो गई, शेड्यूल कर रही है सब चीज को। शेड्यूल तो समझते हो ना, बहुत बेसिक से शब्द है। शेड्यूल कर रहे हैं कि भाई अब ये करना है, इसे इतनी देर तक करना है। ऐसा कई बार आपकी डांट लग जाती हुई घर में, मम्मी ने कहा कि चाय बना दे, आप चाय बनाने गई कि अब तक चाय ही नहीं बनी, अब तक चाय ही नहीं बनी, इतनी देर हो गई। तो वही बात है कि प्रोसेस कब, कितनी देर और किस क्रम में काम करना है, ये तय करेगा। मान लेते हैं आप घर में हैं, फीमेल है, फीमेल के नजर से बात करते हैं। आप फीमेल है, आप सुबह उठी 7 बजे, आपने कपड़े धोने शुरू कर दिए, कपड़े सारे धो के फैला दिए धूप में, 8 बजे तक कपड़े छत पे फैल रहे हैं, बात समझ में। अब माता जी हैं आपकी, उन्होंने नहाया, नहाना समझते हैं, नहाया। पिताजी आए, उन्होंने नहाया। भाई आया, उन्होंने नहाया, है ना। हस्बैंड आया, उन्होंने नहाया, सबने नहा लिया, इनके कपड़े फिर से हो गए। तो असल में बताओ, कपड़े धोने का प्रोसेस कब होना चाहिए था? पहले या बाद में? ये बाद में होना चाहिए, जब सब नहा धो लें, सारा काम निपट जाए, तब कपड़े धुलते हैं। आप सुबह पहले कपड़े धो दोगे तो 2-4 कपड़े होंगे, धो दिए, बाद में सारे पड़े हैं, प्रोसेस खराब हो जाएगा, है ना। तो ये सब तय कौन करेगा? कौन सा काम होना है? शेड्यूलर तय करेगा, जिससे काम बहुत अच्छे से और एक कंप्यूटर पद्धति से हो सके। तो शेड्यूलर का एक काम होता है। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया शेड्यूल क्या काम करता है। अब इसकी बेसिक जानकारी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम। शेड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक भाग है शेड्यूलर। किसका भाग है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो यह तय करता है, क्या तय करता है कि जो प्रोसेस है कब, कितनी देर और किस क्रम में सीपीयू पर चलेगा। बात क्लियर है या नहीं? अब आइए टाइप्स ऑफ शेड्यूलर। शेड्यूलर के प्रकार होते हैं, ये देखिए 3 प्रकार यहां पर लिखे हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। अब यहाँ पर इंग्लिश में एक्सप्लेन है, इसे आप देख लेना, और यहाँ पर हिंदी में है, तो हम हिंदी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, यह तय करता है कि कौन से जॉब्स या प्रोसेस को रेडी क्यू में लाना है। मतलब ये तय करेगा कि कौन से काम को तैयार रखना है, कि ये करना है रेडी क्यू में, मतलब कि रेडी है करने के लिए, ऐसे क्यू में लाना है। ये कौन तय करेगा? शेड्यूलर का एक प्रकार, उसका नाम है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ठीक है। ये जॉब शेड्यूल करेगा कि कितनी देर में किसे रेडी करना है, कौन आगे जाएगा। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर मतलब यह रेडी क्यू से किसी एक प्रोसेस को चुनकर सीपीयू को सौंप देता है। जो यहाँ पर तय हुआ है ना कि रेडी होगा क्यू, मतलब ऐसे समझ लो ए बी सी 3 लोग हैं, ये 3 काम है ये जो सीपीयू को भेजने हैं। और कौन किसे भेजने हैं? शेड्यूलर ही भेजेगा। शेड्यूलर को काम किसे भेजने? सीपीयू को भेजने। तो पहले क्या करेगा ये लॉन्ग टर्म में, क्या करेगा? इन तीनों को तैयार कर देगा, रेडी हो जाओ भाई, रेडी, तीनों रेडी हो, हाँ सही है। अब इन तीनों में से किसे भेजना है, ये शॉर्ट टर्म में आएगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में आएगा। ये रेडी क्यूज को, जो यहाँ पे रेडी क्यू तैयार करे हैं, इन्हीं क्यू को क्या करेगा, ये प्रोसेस को चुनकर सीपीयू को भेजेगा, किसी एक को। तैयार तीनों करा, तीनों तैयार, हाँ, किसी एक को भेजना। किसे भेजना है ये अपने हिसाब से तय करेगा, काम के हिसाब से तय करेगा, और क्या करेगा, उसे भेज देगा किसके पास? आपके सीपीयू के पास, कि काम होने के लिए। किस में आता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। फिर आता है मीडियम टर्म।
यह प्रोसेस को अस्थायी रूप से मेमोरी से हटाता है ताकि लोड कम हो। अब इसे कुछ ऐसे समझो, जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है ये क्या करेगा, जैसे आपने देखा होगा मंदिर गए हैं आप, मंदिर जाते हैं हम लोग, मान लो महाशिवरात्रि पे आप मंदिर गए तो बहुत भीड़ होती है, मान लो बाहर 90 लोग खड़े हैं, कितने लोग खड़े हैं, 90 लोग हैं जिन्हें मंदिर में दर्शन करने हैं। अब मैनेजमेंट की व्यवस्था बहुत अच्छी है नहीं या है भी, तो मैनेजमेंट की व्यवस्था अच्छी है या नहीं भी है, तो वो क्या करते हैं कि मंदिर के बाहर ही सबको खड़ा रहने देते हैं, लेकिन 5 लोगों को अंदर बुला लेंगे केवल, कि 5 लोग आओ आराम से दर्शन करो, पूजा करो और चले जाओ। ये 5 गए, फिर अगले 5 को बुला लिया, फिर ये 5 गए, फिर अगले 5 को बुला लिया। ये इस प्रकार से काम कर रहा है। अब यह प्रोसेस को अस्थायी रूप से मेमोरी से हटा देता है। अब मान लो पंडित जी यहाँ अंदर जो है, जो पूजा करवा रहे हैं, वो तो केवल 5 ही लोगों से मिल रहे हैं ना, तो उनके लिए लोड बड़ा कम है कि केवल 5 है, कर लेते हैं यार, ठीक है। ऐसे तो होता है ना काम, एक 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है, तो उनके सिर में दर्द नहीं हो रहा, लोड नहीं बढ़ रहा, और 3 लोग कैसा होगा, तो ये वही काम करता है। अब कहोगे सर पंडित जी को दिखता रहा होगा 90 लोग हैं, अरे इसे थोड़ी कंप्यूटर के हिसाब से समझो ना, ठीक है, समझा तो मैं देसी भाषा में ले रहा हूँ ताकि चीजें आपको समझ में जाए, पर इसे कंप्यूटर के हिसाब से भी तो समझना जरूरी है, तो इसलिए ऐसे कमेंट मत करना। चलिए, तो यह प्रोसेस को अस्थायी रूप से मेमोरी से हटाता है ताकि लोड कम हो सके। तो ये 3 प्रकार के हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन होगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शेड्यूलर का एक प्रकार नहीं है, तो उसमें 3 होंगे, एक चौथा कोई ऐसे डाल दिया होगा शेड्यूलर, ऐसा मान लो लिख दिया होगा ऑलवेज शेड्यूलर, तो ऑलवेज शेड्यूलर तो कोई होता नहीं है, 3 ही होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम, केवल 3 ही, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, बस। ये स्वीपर का काम देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ इस चीज को समझना। लॉन्ग टर्म क्या करता है, जॉब शेड्यूलर, ये सीपीयू शेड्यूलर, और ये स्वेपर मतलब हटा देता है लोगों को, एकदम हट जाओ, इतना नहीं, इतना चाहिए, है ना, ऐसे करके। नेक्स्ट, तो थोड़ा टफ तो पड़ेगा पर सीख लो, एमसीक्यू करोगे तो पक्का आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ मजा आ गया चैप्टर में। नंबर 2 आता है मेमोरी मैनेजमेंट। ये 2 ही सबसे बड़े हैं, बाकी सब छोटे छोटे हैं, कोई सोचो सब इतनी क्लास रहेगी, नहीं। मेमोरी मैनेजमेंट, अब ये परिभाषा क्या है इसकी समझ लो, स्मृति प्रबंधन हिंदी में कहते हैं। स्मृति प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य कार्य है जो कंप्यूटर की प्राथमिक स्मृति मतलब मेन मेमोरी कौन होती है, आपकी रैम। अभी अच्छा, कौन सी होती है, रैम। अभी मैंने इस शब्द नहीं पढ़ाया, पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सब बहुत सारी वीडियो पढ़ा हुआ तो बच्चा कहीं ना कहीं से सब पढ़ ही लेगा। ये हर एक क्लास, हर एक वीडियो पर या हर चैनल पर नहीं पढ़ी हुई इतनी डिटेल जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आपको कई बार बहुत सी चीज़ें टफ भी लगेंगी, कई बार ऐसे लगेगा समझ में नहीं आ रहा। देखो बहुत से बच्चे, मोस्टली बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर का है ही नहीं, तो समझने में थोड़ी समस्या हो जाती है, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए कई बार मैं बेसिक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मेहमान वाले, मंदिर वाले, जिससे कि आपके दिमाग में बैठा दूं चीज़ों को, बस, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, कभी ऐसा समझे आप। इसलिए मैंने अभी तक रैम वाली, आप सोच रहे होंगे सर ने उल्टा पढ़ाना शुरू करा है, पहले बड़ी बड़ी क्लासेस ला रहे हैं, मतलब कि एमएल की क्लास लाए हैं, साइबर सिक्योरिटी क्लास ले आए हम लोग, इतने बड़े टॉपिक ला रहे हैं। नॉर्मल टॉपिक तो हमने कराई नहीं, कौन से नहीं कराए मैंने आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री नहीं कराई, मैंने क्या नहीं कराया आपको, कंप्यूटर की हिस्ट्री नहीं कराई। बहुत सारे चैनल पे पढ़ लेना, कराऊंगा मैं भी, पर पहले मेन करा रहा हूँ। मैंने आपको इनपुट आउटपुट नहीं कराया, मैंने आपको अलग से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का क्लास नहीं कराया, मैंने आपको प्रिंटर का क्लास नहीं कराया, मैंने आपको अलग से मेमोरी का क्लास नहीं कराया, है ना। ये सब मैंने शुरू का मैंने नहीं कराया, क्योंकि बहुत सारी पढ़े हुए, पढ़ भी सकता है बच्चा। इसीलिए मैं इस हिसाब से चल रहा हूँ कि पहले मेन चीज़ें करा दूँ जो बच्चों को कहीं और ना मिल रही हूँ, ये मेरा उद्देश्य है। और मैं चाहता हूँ आप इस उद्देश्य में साथ दें, क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और अपने कमेंट्स जरूर बताएं कि हाँ सर ये चीज़ हमें समझ में आई है, नहीं आई। कोई चीज़ समझ में नहीं आई, टॉपिक का नाम लिख कर डाल देना इतना कि सर मेमोरी मैनेजमेंट ही समझ में नहीं आया था, इतना लिख देना, मेमोरी मैनेजमेंट सर दोबारा समझा देना। तो जो एमसीक्यू क्लास आएगी उसके अंदर मैं से रिपीट कर दूंगा दूसरे तरीके से, जिससे आपको समझ में आ जाए। चलिए, तो हाँ वापिस करते हैं। स्मृति प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य कार्य है जो कंप्यूटर की प्राथमिक स्मृति मतलब कि आपका स्मृति मतलब रैम, प्राथमिक का मतलब है रैम, के उपयोग को नियंत्रित करता है। किसे नियंत्रित कर रहा है ये समझ लो। ये मेमोरी मैनेजमेंट मेन रूप से किस पे काम कर रहा है, आपकी रैम पर। रैम की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इसे नियंत्रित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी मिलनी चाहिए और कब उसे वापस लेना चाहिए। आप समझो, आप फोन खरीद के लाते हो, फोन में आपसे कहता है कि 8 GB की रैम है,
रैम कितनी जीबी बता दी उसने आपसे, 8 जीबी की रैम है। लेकिन जो रोम होती है, जो आपकी अलग मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, वो बहुत होती है, 128 जीबी, 256 जीबी ऐसे होती है ना, वो स्थायी होती है। लेकिन रैम अस्थायी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है अस्थायी। इसके अंदर क्या लोड होता है, जो वर्क आप कर रहे होते हैं, जो वर्क आप कर रहे होते हैं वो इसी में चलता है। आपने मान लो व्हाट्सएप चला रखा है, वो इसी में चल रहा है। आपने फेसबुक भी खोल रखा साथ में, वो इसी में चल रहा है। आपने इंस्टाग्राम भी खोल रखा, वो इसी में चल रहा है। गूगल क्रोम खोल रखा, वो इसी में चल रहा है। यूट्यूब पे आप क्लास देख रहे हैं मेरी, वो भी इसी में चल रही है। मतलब सब कुछ इसी में चल रहा है। आपने इसे बहुत सारे लोड रखे हैं, और भी आपने बहुत सारे एप्लीकेशन खोल रखे हैं अपने बैकग्राउंड में फ़ोन के, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, रैम बिजी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और रैम जब 8 जीबी की तो है कुल, और ये आप इस पर रन कर रहे हो बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ, तो क्या होगी, स्लो पड़ जाएगी, काम अच्छे से नहीं करेगी, फोन हैंग होने के चांसेस होंगे। इसीलिए लोग आजकल बड़ी से बड़ी रैम वाला फोन लेते हैं। क्यों लेते हैं, ताकि वो ज्यादा ज्यादा प्रोग्राम चलाएं तो फोन हैंग ना हो। समझ में आया ना। तो अब जो आपका मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो देखता है आजकल जो अच्छे अच्छे, अब देखना आजकल जो फोन हो रहे हैं कम हैंग हो रहे हैं। आज से 10 साल पहले जो फोन आ रहे थे, 5 साल पहले जो फोन आ रहे थे वो ज्यादा हैंग होते थे, सैमसंग के खासतौर से, ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए पर बता रहा हूँ, वो ज्यादा हैंग होते थे। क्यों होते थे, क्योंकि उनका मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से काम नहीं करता था, मैनेज नहीं कर पाता। आजकल क्या है कि जो बैकग्राउंड में आपके ये एप्लीकेशन चल रहे होंगे ना, अगर इसे लगेगा, मेमोरी मैनेजमेंट वाले को लगेगा, इस पॉइंट को लगेगा कि भैया ये फिलहाल काम में नहीं आ रहा, तो इसे क्या कर देगा, वो अपने आप डिसकंटिन्यू कर देगा कहीं ना कहीं, मतलब पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहा होगा। जिन पर आप 2 दिन पे मेन काम कर रहे हो उन्हें रनिंग में रखेगा। तो ये काम है आपका मेमोरी मैनेजमेंट का। आई थिंक शॉर्ट में ये तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये यही काम करता है। अब इसमें भी काम के साथ साथ कुछ है, मेन फंक्शंस हैं इसके, मुख्य कार्य हैं इसके, ठीक है ना। जो आपका मेमोरी मैनेजमेंट है इसके कुछ मेन कार्य हैं। क्या मेन कार्य हैं समझो। सबसे मेमोरी एलोकेशन, स्मृति का आवंटन करना। फिर है स्मृति का मुक्ति करना। डीलोकेशन मतलब पहले तो काम दे दिया, जो काम हो गया उसे वापस हटा ली कि भाई तू हट जा, तेरा काम हो गया रैम में से, तू वापस आ जा। ऐसे मतलब प्रोसेस को, रैम को स्थान देना। जो भी आपका काम है, जो भी आपने ऐप खोल रखा है, या जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं, उसे क्या करा, रैम में जगह दे दी कि भैया जाओ अपना काम तुम रैम के अंदर कर लो, रैम आपका काम कर रही है, रैम खाली है, रैम काम कर रही है। दूसरे नंबर पर वो काम हो गया, कार्य पूरा होने पर मेमोरी को वापस ले लेता, भैया वापस आ जाओ, काम हो गया आपका, चलो चलो। जैसे सेम काम होता है ना कि भाई काम हो गया, हाँ लड्डू मिल गया, निकलो निकलो, भीड़ कम करो, ऐसी तो होता है ना काम। मान लो स्कूल में है, 15 अगस्त है, लड्डू बट रहे हैं कक्षा में, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, तो क्या कहते हैं टीचर, भाई जिसे मिल गए लड्डू निकलो क्लास से, जिसका काम हो गया वो निकलो, जगह खाली करो, स्पेस बनाओ ताकि और लोग आ पाए, है ना, सिंपल सा। ये तो आपकी जीवन लाइफ है, जो आप लाइफ के अंदर कर रहे हो वही तो कंप्यूटर कर रहा है, बस ये सिस्टमेटिक तरीके से कर रहा है, जो आपको दिखता नहीं है उसे मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लो। तो वापस ले लेता है कि भैया हो गया जाओ। एड्रेस ट्रांसलेशन, मतलब कि एड्रेस ट्रांसलेशन का मतलब है लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बदलना। अब ये लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बदलना, ये आप पहले भी हमारी क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो याद रखना, जो मेमोरी मैनेजमेंट है उसका एक काम तो ये तो समझ में आ जाएगा, ये दोनों समझ में आ गए। याद रखना, मेमोरी मैनेजमेंट का एक काम ये भी है कि एड्रेस ट्रांसलेशन करता है, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बदलता है, ठीक है ना। इसे ऐसे समझ लो कि साहब लड्डू कहाँ बट रहे हैं, साहब ए स्कूल में बट रहे हैं, ए स्कूल में पहुंच गए। ए स्कूल में कहाँ बट रहे हैं, साहब कमरा नंबर 2 में बट रहे हैं, ऐसा समझ गए ना। तो ये ऐसे क्या करता है, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बदल देता है। ये किसका काम है, मेमोरी मैनेजमेंट का ही काम है। नंबर 3, इसमें से सुधारना, मेमोरी प्रोटेक्शन। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की मेमोरी में घुसने से रोकना। हाँ ये समझ लेना, ये भैया बड़ा काम का है। मान लो रैम एक काम कर रही है इस समय, और उसने वो काम फिनिश करा, दूसरा काम करने के लिए जा रहा है, उसके पास भी काम होना है। अब ये जो जा रहा है, जो काम खत्म हुआ, ये आपस में मिस ना हो जाए कहीं, है ना। एक व्यक्ति लड्डू लेके क्लास से बाहर आ रहा है, दूसरा बच्चा लड्डू लेने जा रहा है, दोनों मिले, छीना झपटी हो गई कि लड्डू किसका, भाई लड्डू किसका, वो कह रहा है मेरा भैया मेरा, ऐसी वाली स्थिति ना हो। तो ये काम भी कौन संभालेगा, ये मेमोरी प्रोटेक्शन कौन करेगा, ये भी आपका मेमोरी मैनेजमेंट करेगा। देखो प्यार से कहानी समझ में आनी चाहिए, और समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो तुरंत से, पहले लाइक का बटन इंतजार कर रहा है नीचे। एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस की मेमोरी में घुसने से रोकना। अगर ये ना रोके तो क्या होगा कि आपने पहला प्रोसेस दिया कंप्यूटर को कि भैया 2 into 3 बताओ मुझे, वो 6 बताएगा। आपने दूसरा प्रोसेस डाल दिया 4 into 2, 4 into 2, वो 8 बताना चाहिए। लेकिन दो प्रोसेस आपस में मिल जाए तो क्या बता देगा आपको, गलती से 4 into 3 बता देगा, 12 बता देगा, गलत हो गया ना। दो प्रोसेस मिल गए, तो ये उसे भी रोकता है। स्वैपिंग, मेमोरी और हार्ड डिस्क के बीच प्रोसेस का स्थानांतरण करना है। देखो आपके पास
रैम है, आपने कोई काम करा, वो पहले रैम में पहुंचा, अब रैम ने उस काम को कर दिया, अब उसे आपको सेव करना है, तो सेव होने के लिए कहाँ जाएगा? हार्ड डिस्क में जाएगा। हार्ड डिस्क आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, तो मेमोरी और हार्ड डिस्क के बीच प्रोसेस का स्थानांतरण करना ये भी इसका काम है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो आपका मेमोरी मैनेजमेंट है, इसके 5 काम हैं। सबसे पहले मेमोरी एलोकेशन, है ना, डीलोकेशन, एड्रेस ट्रांसमिशन, मेमोरी प्रोटेक्शन और स्वैपिंग, यही पांचों याद रखना। बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश यहाँ पर कर ली है। आगे चलते हैं, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। देखो मैं याद दिला दूं थोड़ा सा, चल भाई, है ना, यहाँ पर आ गए हम वापस। हमने क्या पढ़ा अभी हमने सर प्रोसेस मैनेजमेंट को पढ़ लिया, हमने मेमोरी मैनेजमेंट को पढ़ लिया। अब हम आए तीसरे नंबर पर, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट पर। किस पर आए हम? फाइल सिस्टम मैनेजमेंट पर। अब सब छोटे छोटे, ज़्यादा नहीं है, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट पर। उसके बाद हम आएंगे डिवाइस मैनेजमेंट पर। अब मैं वापस पीछे नहीं आऊँगा, याद रख लेना। फिर आएंगे सिक्योरिटी पर। तो हम फिलहाल चलते हैं फाइल वाले पर, अपने फाइल सिस्टम मैनेजमेंट पर आ गए हम लोग। ये क्या कह रहा है? हिंदी में लिखा है फाइल प्रणाली प्रबंध अरे यार, हिंदी थोड़ी सी टफ भी पड़ती है कई बार आसान भी पड़ती है। फाइल प्रणाली प्रबंधन मतलब फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। तो फाइल प्रणाली प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा फाइलों को संग्रहित, व्यवस्थित, एक्सेस और प्रबंधित किया जाता है। ठीक है ना। महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके, NTFS, FAT32, EXT3, EXT4, ये प्रमुख फाइल सिस्टम है। आपसे पूछा जाए कौन से फाइल सिस्टम है, तो ये आपके फाइल सिस्टम है। और मैं बता दूं एक चीज जिसके अंदर लेटेस्ट है, जो एग्जाम में बन सकती है, FAT आपका फाइल एलोकेशन सिस्टम है। इसके स्थान पर आजकल कौन सा यूज होने लगा है? NTFS। ये याद रखना, ये धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, बहुत सारे इस सिस्टम में समाप्त हो गया। नया क्या है? ये न्यू वाला है, ये ओल्ड वाला है। ठीक है ना, पर है दोनों फाइल एलोकेशन सिस्टम ही, इस चीज का भी ध्यान रखना। साथ ही साथ है दोनों फाइल लोकेशन सिस्टम ही। क्लियर है कहानी यहाँ पर? तो प्रमुख फाइल सिस्टम कौन कौन से, नाम याद रखने ना। NTFS क्या है? फाइल सिस्टम है आपका, फाइल प्रणाली सिस्टम है। ठीक है। FAT फाइल एलोकेशन 32 याद रखना। EXT3 और EXT4 ये तीनों, 1, 2 और इन्हें संयुक्त रूप से 3 बोल रहा हूं मैं, 3-4 बोल सकते हो, वैसे 3 बोल रहा हूं। ये तीनों क्या है? प्रमुख फाइल सिस्टम है। ये किसमें होते हैं? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा क्या है आपका? यही है FSM, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। और दूसरा पॉइंट, फाइल सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है कि डेटा का प्रबंधन और संरक्षण करे, डेटा को संभाल के रखे, सीधी सी बात है। ट्री स्ट्रक्चर फाइल सिस्टम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। याद रखना, कभी भी पूछे फाइल सिस्टम में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला, तो बताएंगे ट्री स्ट्रक्चर फाइल सिस्टम में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है। ये क्या होता है अभी समझाऊंगा। इंडेक्स्ड एलोकेशन तेज एक्सेस के लिए उपयुक्त होती है। सर ये थोड़ी सी बातें समझ में नहीं, थोड़ी तो आ गई। ये 2 लाइनें तो हमें समझ में आ गई होंगी, जो मुझे मानना है। ये 2 नहीं आई होंगी, तो और से समझते हैं। ये 2 समझ में नहीं आई है, इन्हें हम समझ लेते हैं कि काम कहना क्या चाह रहा है। देखिए ना 3 इडियट, अरे कहना क्या चाहते हो। ये आपका घर है, ये आपका घर है, और ये घर में आपका एक बड़ा सा, इतना लंबा, ये पूरा मान लो ये आपका स्टोर रूम है। आपका स्टोर रूम, ऐसे नहीं स्टोर रूम नहीं कहते, मान लेते हैं आपका शॉप है, बहुत बड़ी आपकी शॉप है। ये पूरी आपकी शॉप ही है, ये आपकी शॉप है पूरी। क्या है? शॉप है। अब ये बताओ, आपके शॉप में आप कुछ चीजें बेच रहे हैं, कार के पार्ट बेच रहे हैं मान लो आप, या मान लो कंप्यूटर के पार्ट्स बेच रहे हैं आप क्या बेचते हैं? आपका काम है कंप्यूटर्स के पार्ट सेल करना, सही है। कंप्यूटर के पार्ट आप सेल कर रहे हैं। तो कंप्यूटर के पार्ट में कुछ मेन चीजें हैं। एक होता है कैबिनेट, मतलब जो आपका CPU होता है उसकी बाहरी जो बॉडी होती है उसे कैबिनेट कह देते हैं। मान लो आपके पास रैम है, आपके पास हार्ड डिस्क है ना, और सब कई प्रकार की है। अगर हम कैबिनेट की बात करें तो ये आपके पास 30 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 30 प्रकार के। रैम आपके पास 30 प्रकार की हैं। हार्ड डिस्क आपके पास 40 प्रकार की हैं, है ना। और SSD है आपके पास 50 प्रकार की है, मान लो। अब ये कोई कमेंट मत करना सर इतनी प्रकार की तो होती नहीं, इससे ज्यादा होती है, वो समझने उद्देश्य से समझ लेना, है ना। कैबिनेट है, रैम है, हार्ड डिस्क है, SSD है, और मॉनिटर है 30 प्रकार के, ठीक है ना। और हाँ चलिए, सब चीजें इतनी प्रकार की हैं। अब इस सब चीजों को उठाओ और अपने स्टोर रूम में भर दो। इतनी सी जगह में आपने सब डाल दिया, सब यहाँ पड़े हैं, इलझे हुए पड़े हैं, कोई कहीं पे मिला है, बिल्कुल ऐसे। तो ये सिस्टम कैसा बेकार है। अब यहाँ पर होगा क्या?
कि फाइल सिस्टम में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है कौन सा, ट्री स्ट्रक्चर, और दूसरे नंबर पर है इंडेक्स एलोकेशन। अब इन दोनों को समझने के लिए इस चीज को समझना जरूरी है। अब बताओ, आपसे कोई व्यक्ति आया, उसने कहा एक रैम चाहिए, एक रैम चाहिए, उसने रैम का नाम बता दिया कि ए नाम की रैम चाहिए, ठीक है। अब आप आओ, बताओ कैसे ढूंढोगे, क्या इसके अंदर आप रैम ढूंढ पाओगे, नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन आपने ट्री स्ट्रक्चर और इंडेक्स एलोकेशन का यूज करा होता तो आप बड़े अच्छे से ढूंढ पाते। अगर आपने इन दोनों का प्रयोग करा होता तो आपको कैसा होता कि आपका ये वाला पोर्शन होता सिर्फ रैम का, ये वाला पोर्शन होता सिर्फ हार्ड ड्राइव का, ये वाला होता सिर्फ एसएसडी का, ये वाला होता सिर्फ मॉनिटर का। अब आपसे रैम पूछने आया व्यक्ति से रैम चाहिए, तो आप यहां थोड़ी ना जाते, आप डायरेक्ट यहां जाते रैम ढूंढने। अब उसने कहा कि मुझे ए नाम की रैम चाहिए, तो आप इसमें आपने बना रखे हैं कॉलम, यहाँ ए नाम की है, यहाँ बी नाम की, यहाँ सी नाम की, यहाँ डी नाम की, तो किसी में थोड़े आते, सीधे ए वाली में जाते और आपको रैम मिल जाती, आप उठाते और दे देते। इसी सिस्टम को कहते हैं आप, पहले तो समझ लो, जो ये अलग अलग करा ये कहलाया आपका ट्री स्ट्रक्चर, और जो ये नाम से अलग अलग करा एक ही के अंदर ये कहलाया आपका इंडेक्स। इंडेक्स आप देखते हैं ना किताब में, जब आप पढ़ते हैं किताबें तो इंडेक्स होता है किताब के शुरू में, पहले पेज पर इंडेक्स होता है। मान लो आप कंप्यूटर किताब लेने चले जाओ तो पहले पेज पर इंडेक्स होगा, इंडेक्स के अंदर क्या होगा कि कंप्यूटर हिस्ट्री, पेज नंबर 1 से पेज नंबर 5 तक, ऐसे ही होता है ना। फिर दूसरे नंबर पर लिखा हुआ होगा इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, पेज 6 से पेज 12 तक, ऐसे ही होता है ना। इसी तरह ये तो स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्री स्ट्रक्चर आ गया ये सॉरी कौन सा स्ट्रक्चर आ गया, इंडेक्स स्ट्रक्चर आ गया। यहीं से तो आप ढूंढोगे, आपको इनपुट आउटपुट है तो पूरी किताब ना ढूंढोगे, आप सीधे पेज नंबर 6 से 12 के बीच में ढूंढोगे, आपको क्या ढूंढना है। बात समझ रहे हो, आपको इनपुट में प्रिंट, इनपुट में आपको ढूंढना है कीबोर्ड, तो आप कौन से पॉइंट में जाओगे, पेज नंबर 6 से 12 पे तो ढूंढोगे या 1 से 5 में ढूंढोगे, और 6 से 12 में ढूंढने के लिए 6 पेज लग रहे हैं, आसान होगा ढूंढना। तो ये उसी का प्रयोग करता है, ये वही सिस्टम था। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सिस्टम हमने सीख लिया। नेक्स्ट है डायरेक्टरी संरचना। यहां से क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टरी संरचना से क्वेश्चन आ जाता है। ये है क्या साहब, पहले समझ लो इसके टाइप कितने हैं, 4, 1 2 3 4 और 5 सॉरी। तो समझ लेंगे सबसे पहले सिंगल लेवल, 2 लेवल, ट्री स्ट्रक्चर, स्कैन ग्राफ और जनरल ग्राफ। ये क्या है साहब, ये काम क्या कर रहे हैं, पहले से किताबी तौर पर समझ लेते हैं। एक कह रहा है सिंगल लेवल, ये एक ही स्तर पर सभी फाइलें होंगी। डायरेक्टरी संरचना को समझ, डायरेक्टरी पढ़ी है ना कभी आपने तो खैर नहीं पढ़ी होगी, पर ये समझने पहले जब पीएनटी चला करते थे, पीएनटी फोन चला करते थे, वो ऐसे उठा के रिसीवर कान पे लगा के नंबर मिलाना वाले फोन चला करते थे, तो डायरेक्टरी चलती थी। डायरेक्टरी संरचना को ही यहाँ पर कॉपी करा गया है। तो समझना डायरेक्टरी संरचना में क्या होता था, पूरी एक सूर्यवंशम में जो हीरा बेटे ये वही है हीरा बेटे। चलिए, तो डायरेक्टरी में क्या होता है, अगर आपने कभी नहीं पढ़ी है, वैसे मैं कंफर्म हूं कि आजकल डायरेक्टरी मिलती भी नहीं है, पहले दुकानों पे मिला करती थी। तो डायरेक्टरी में मान लेते हैं, डायरेक्टरी किताब है, बहुत बड़ी किताब है, ठीक है। डायरेक्टरी आपने खोली और आपको मान लो विशाल सर का नंबर चाहिए, ठीक है, विशाल सर का नंबर चाहिए, तो आप कैसे ढूंढेंगे उसके अंदर, डायरेक्टरी के अंदर होता तो अब तो डायरेक्टरी में होगा ही नहीं, ठीक है। तो कैसे ढूंढेंगे नंबर, आप डायरेक्टरी खोलेंगे, आप उसमें जाएंगे, कौन से पोर्शन में, मान लो विशाल सर रहते हैं मुरादाबाद में, तो आप पहले आप कौन से पोर्शन में जाएंगे, मुरादाबाद वाले में, एमबीडी वाले में गए, एमबीडी वाले में। अब एमएनडी वाले में आप वी नाम को सर्च करेंगे, वी 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 मिल गया, फिर आप देखेंगे विशाल मिलना चाहिए, फिर आई ढूंढेंगे, फिर एच ढूंढेंगे, फिर एच ढूंढेंगे, एल ढूंढेंगे, विशाल आ गया, फिर एड्रेस को कंफर्म करेंगे, हाँ साहब एड्रेस थोड़ा सा कंफर्म हो गया, और वहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होगा 23421 ऐसा करके, तो डायरेक्टरी सिस्टम हो गया। तो ये इसी की बात कर रहा है यहाँ पर, ये डायरेक्टरी संरचना वही संरचना है जिसके हिसाब से हम चीजों को आजकल सेव करते हैं, ठीक है ना। इसमें हमें चीजों को ढूंढने में आसानी होती है। अब उसी के प्रकार हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 प्रकार हैं, ठीक है। इन 5 प्रकारों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले सिंगल लेवल, यह एक ही स्तर पर सभी फाइलें होती हैं, एक ही स्तर पर आपकी सभी फाइलें मौजूद होंगी। नंबर 2 2 लेवल, प्रत्येक उपयोगकर्ता की अपनी एक डायरेक्टरी होगी, ये 2 स्तर पर आता है। ट्री स्ट्रक्चर में क्या आएगा, मुख्य डायरेक्टरी के नीचे उप डायरेक्टरी होती है, ये बड़ा अच्छे समझो। ट्री स्ट्रक्चर आपसे क्या कहता है, मुख्य डायरेक्टरी के नीचे ही उप डायरेक्टरी होती हैं, मतलब कि सबसे पहले ये मेन बुक है, इसके नीचे इसी की सब टाइटल बुक है, सब बुक है, ऐसा समझ लो। तो मुख्य डायरेक्टरी के नीचे ही आपको क्या मिलेगी, उप डायरेक्टरी मिल जाएगी। बात क्लियर है। चलिए फिर क्या कहता है, एक लिंक ग्रैप, एक ही फाइल को कई डायरेक्टरी में लिंक करना,
ये भी आपका इसी का काम, एक ही फाइल को कई डायरेक्टरी में लिंक करना। फिर आता है जनरल गैप, लिंक के साथ फाइल सिस्टम में चक्र बन जाते हैं। तो ये आपके कुछ नाम हैं। ये समझने से अच्छा है कि आप इसे डायरेक्ट याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये बस याद रखना कि डायरेक्टरी संरचना कितने प्रकार की है, सब 5, 1 2 3 4 5। अच्छा मुझे 5 ही याद था, मैंने अभी जब नंबर डाले तो यहाँ से नंबर डाल दिए, इसे 1 कर दिया, मैं 6 कैसे हो गए ये, खैर 5 ही है भाई, आ जा, ये फिलहाल 5 ही है। तो याद रखना, ज़्यादा वो नहीं है, पर याद रखना कि यहाँ डायरेक्टरी सिस्टम कुछ होता है, क्वेश्चन बनेगा तो आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट डिवाइस मैनेजमेंट, 3 पूरे हो गए हैं, आगे चल रहे हैं। आ गया है डिवाइस मैनेजमेंट, क्या आ गया है, ओके क्लास यार 45 मिनट की हो गई है, चलिए कोई नहीं, चेक करना पड़ता है, चल भी रहा है नहीं से। डिवाइस मैनेजमेंट की बात कर रहा है। डिवाइस मैनेजमेंट क्या कह रहा है साहब आपसे, पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। डिवाइस प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कार्य है, डिवाइस प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कार्य है जो सभी इनपुट आउटपुट आईओ, अब कहीं भी आईओ लिखा हुआ मिले समझ जाना इनपुट आउटपुट, डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, डिस्क आदि का प्रबंधन करता है। यह डिवाइस और प्रोसेस के बीच का उचित समन्वय और संचार सुनिश्चित करता है। तो देखो कोई भी सिस्टम चलाने के लिए आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस की तो जरूरत पड़ेगी ही ना, पर ये उन्हीं की बात कर रहा है, इसी को हम डिवाइस मैनेजमेंट कहते हैं। आपके कंप्यूटर में डिवाइस होती क्या है, अगर हम कंप्यूटर की डिवाइस की बात करें तो 2 से 3 ही डिवाइस तो होती है। एक होती है इनपुट डिवाइस और दूसरी होती है आपकी आउटपुट डिवाइस, यही दो डिवाइस होती हैं आपके पास। बस इन्हीं डिवाइसों को क्या करेगा, प्रोसेस के उचित समन्वय को बनाएगा, मतलब प्रोसेस के साथ ही कैसे काम करें वही तो बनाएगा। अगर आपने कंप्यूटर में 2x3 डालना है तो कहां से डालोगे साहब, कीबोर्ड की मदद से, है ना। कीबोर्ड पर आपने लिखा 2x3, वो प्रोसेस हो जाएगा, फिर आपको आउटपुट कहां मिलेगा, मॉनिटर पर। ऐसे समझ लो, आपने कुछ इनपुट करोगे, इनपुट होगा, फिर वो काम आगे चल के क्या होगा, प्रोसेस में जाएगा, फिर आपको क्या होगा, एक आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट के लिए भी आपको एक डिवाइस की जरूरत पड़ी, आउटपुट के लिए भी जरूरत पड़ी, और प्रोसेस के लिए भी एक डिवाइस की जरूरत होती है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो ये सब इसी का डिवाइस मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा। चलिए बात समझते हैं आगे की। ये क्लियर है, कुछ था नहीं, नॉर्मल सी बात थी, ये डिवाइस है तो कुछ है तो ना, फिर भी मेजर फंक्शन दिए हैं कुछ, आओ देखो समझ लेते हैं मेजर फंक्शन क्या है। डिवाइस कम्युनिकेशन, डिवाइस और सीपीयू के बीच डेटा का आदान प्रदान, मैंने अभी बताया डेटा का आदान प्रदान कैसे होगा डिवाइस सीपीयू के बीच, आप कीबोर्ड से, माउस से, कैमरे से कुछ तो खींचेंगे, फोटो खींचेंगे, टाइप करेंगे, वो सीपीयू के बीच जाएगा तो आदान प्रदान होगा, तो डिवाइस कम्युनिकेशन ये तो इसका मेजर फंक्शन है। डिवाइस कंट्रोल, डिवाइस को निर्देश देना, जैसे प्रिंटिंग करना, तो डिवाइस आप कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल करना है, आपने कमांड यदि कि प्रिंट करना तो प्रिंट करेगा, है ना, डिवाइस कंट्रोल भी आ गया। बफरिंग, आईओ इनपुट आउटपुट डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि सर हमने तो बफरिंग जो सुना था, हमने जो बफरिंग सुना था, हमारे लिए तो बफरिंग का मतलब है कि डाटा रुक गया, हम वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, एक पहिया घूमने लगा तो हम कहेंगे बफरिंग हो रहा है। हम बोलते तो सभी हैं बफरिंग हो रहा है, बोलते हैं ना बफरिंग हो रहा है, पर ये बताओ बफरिंग होता क्या है, बफरिंग होता क्या है, क्या नेट खत्म हो गया, नेट स्लो चल रहा है, बफरिंग है क्या, कि देखो नेट स्लो चल रहा है बफरिंग नहीं आता असल में, ये पहले मैं बता दूं, नेट स्लो चलना और बफरिंग होना तो अलग अलग समस्याएं हैं। ये बताओ, ऐसा तो होता है नेट बहुत फास्ट आ रहा हो, आपके फ़ोन की मेमोरी या आपके फ़ोन की रैम कमज़ोर हो, आपका फ़ोन कमज़ोर हो, तो नेट तो फास्ट आ रहा है फिर भी बफरिंग हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि आपका जो फ़ोन है वो उस प्रोसेस को संभाल नहीं पा रहा है, ऐसा भी तो सकता है ना, समझना। तो क्या बफरिंग होना, नेट कमज़ोर होना, नेट का ना आना, ऐसा कुछ है नहीं। देखो होता क्या है, जब हम कोई चीज़ लाइव देख रहे हो या रिकॉर्डेड देख रहे हो, यूट्यूब पर मान लो आप कुछ देख रहे हैं, यूट्यूब पर आप एक वीडियो देख रहे हैं, ऐसा समझ लो, आप यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहे हैं और वीडियो हर 5 सेकंड बाद बफरिंग हो रही है, पहिया से घूमने लगा, तो ये बफरिंग क्या होता है, क्यों हो रही है। असल में जब हम यूट्यूब पर या किसी भी लाइव चैनल पर वीडियो देख रहे होते हैं तो उस समय वीडियो आपके फोन में अस्थायी रूप से चलती है, मतलब थोड़ी सी स्टोर होकर चलती रहेगी, स्टोर होगी चलती रहेगी, स्टोर होगी चलती रहेगी, स्टोर होगी चलती रहेगी, बात समझ रहे हैं, पूर्ण रूप से स्टोर नहीं हो रही है, स्टोर होते होते के साथ साथ चलती रहती है, ठीक है। लेकिन इसी को हम बफरिंग कह देते हैं, क्योंकि
इनपुट आउटपुट डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता रहता है, स्टोर करता रहता है, चलता रहता है, स्टोर करता रहता है, चलता रहता है, स्टोर करता रहता है, चलता है। जहां स्टोर होना बंद हुआ वहां बफरिंग हो गई, मतलब आपका सिस्टम या तो इंटरनेट खत्म हो गया, इंटरनेट डाउन हो गया, या आपका सिस्टम लोड नहीं ले पा रहा, उसी को हम बफरिंग कहते हैं असल में। ठीक है, बफरिंग को मैंने अभी आगे चलकर अलग से भी मैंने लिखा है जिससे बच्चों को बफरिंग समझा सकूं और अच्छे से। स्पूलिंग एकाधिक प्रिंट कार्यों को स्टोर और क्रमबद्ध करना, मतलब एकाधिक मतलब बहुत सारे प्रिंट देने हैं आपको, आपने एक साथ 1 2 3 4 5 प्रिंट दे दिए, तो सिस्टम को क्या वो एक एक करके प्रिंट कर देगा सबको, है ना, क्रमबद्ध तरीके से। इसी को कहते हैं स्पूलिंग कहते हैं, जब कोई काम क्रमबद्ध तरीके से हो उसी को स्पूलिंग कह देते हैं। ठीक है, डिवाइस शेड्यूलिंग इनपुट आउटपुट अनुरोधों को सुव्यवस्थित करना। डिवाइस एलोकेशन डिवाइस को प्रोसेस के अनुसार आवंटित करना। ठीक है ना, डिवाइस को जैसे प्रोसेस है उसके अनुसार आवंटन करना, ये भी आपका इसी के हिस्से में आता है। नेक्स्ट चलते हैं स्पूलिंग। अब देखो जो शब्द मेन थे मैंने वो यहाँ पर ले लिए हैं, मुझे पता था जहाँ समस्या आएगी बच्चों को वो मैं शब्द ले लेता हूँ पहले ही, ये मैं ऐसा सोच के चलता हूँ हमेशा। ये क्लास बाकी में थोड़ी सी लंबी है, 1 घंटे का है मेरे लिए, 1 घंटा मैं आमतौर पर 1 घंटे क्लास नहीं बना पाता हूँ क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं जिसके कारण मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पाता हूँ। और अभी मैंने आपको बताया कि हाल फिलहाल में मुझे ऑपरेशन भी कराना पड़ेगा, एक हर्निया इशू है मुझे, अम्बिलिकल हर्निया जिसे कहते हैं, एब्डोमिनल हर्निया, उसका मुझे ऑपरेशन भी कराना पड़ेगा। तो इसलिए डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक साथ खड़ा रहने के लिए अभी मना करा है। तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबी, बच्चे कहते हैं सर सेशन छोटा हो, कोई क्लास छोटी हो तो लंबी, उसके साथ एमसीक्यू भी रख लेना, डिटेल प्लस एमसीक्यू कर देना। मैं चाहता हूँ कम से कम खड़ा रहूँ इस समय, तो आप बात समझ रहे होंगे मेरी बातें। ठीक है, पर घर भी चलाना है तो खड़ा तो होना ही पड़ता है। आइए चलते हैं आगे। स्पूलिंग स्पूलिंग का पूरा नाम है जो आप सामने पढ़ सकते हैं, पता नहीं क्या क्या लिख दिया है मैंने, चलिए स्पूलिंग का काम है सिमुलेटेड पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। कहने का मतलब है कि कोई भी काम, यह तकनीकी होती है जिसमें इनपुट आउटपुट कार्यों को एक कतार में क्यूज में रखा जाता है और क्रम से काम को किया जाता है। स्पूलिंग को मैंने बता दिया, कोई भी काम अगर आप क्रम से कर रहे हैं वो स्पूलिंग हो गया। सीधी सी बात यह है, आप 20 प्रिंटर को 20 कमांड दे दो, लेकिन जो कमांड आपने पहले नंबर पर दी है वो पहले निकलेगा प्रिंट, दूसरा नंबर वाला बाद में निकलेगा, तीसरा नंबर वाला उसके बाद, उसका क्रम से चलेगा। ऐसा नहीं है कि 10वीं कमांड जो दी वो पहले, ऐसा नहीं होता ना, क्रम से काम होगा। इसी चीज को आप लोग क्या कहते हैं, स्पूलिंग कहते हैं। बफरिंग बफरिंग में एक बफर अस्थायी मेमोरी, जी हाँ, एक अस्थायी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है ताकि इनपुट आउटपुट डिवाइस और सीपीयू के बीच डेटा का आदान प्रदान सुचारू रूप से हो सके। जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग में बफरिंग होना। चलिए कुछ बच्चों को ना समझ में आओ तो मैं एक बार बता दूं, आपने कभी इंटरनेट से कोई चीज डायरेक्ट डाउनलोड करी है? इंटरनेट से, इंटरनेट की शक्ति का प्रयोग करके अगर आप कोई मूवी डाउनलोड करें, है ना, तो ऐसा देखना कि इधर तो मूवी डाउनलोडिंग हो रही है कि 20% डाउनलोड हो गई और डाउनलोडिंग अभी हो ही रहा है, लेकिन अगर आप अपने एमएक्स प्लेयर में जाएं और वीडियो चलाएं तो वीडियो चल भी जाता है। क्यों चल जाता है? जितना डाउनलोड हुआ उतना चल गया, जितना डाउनलोड हुआ उतना चल गया। ये भी इसी में आता है, बफर में आता है। ठीक है, बफरिंग को ऐसा मतलब बफर टाइम, मतलब स्टोर करके रख लिया थोड़ा सा, ये उस तरह से काम करता है। तो जब आप ऑनलाइन देख रहे होते हैं तो वो अस्थायी रूप से थोड़ी थोड़ी मेमोरी सेव करता रहता है, सेव होता रहा चलता रहा, सेव होता रहा चलता रहा, जहाँ सेव होना बंद हो गया वहीं बफर वो पहिया घूमने लगा, जिसे हम बफरिंग कह देते हैं। ठीक है, तो बफरिंग को लेकर काफी आपके मन में वो रहता है कि बफरिंग क्या चीज है, शायद समझ में आ गया हो बफरिंग क्या चीज है। नेक्स्ट अगला शब्द है डिवाइस क्यूज, डिवाइस कतार, मतलब जब कई प्रोसेस एक ही डिवाइस के अनुरूप काम करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्यूज बनाता है। डिवाइस शेड्यूलर FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की प्रायोरिटी के अनुसार अनुरोध को हैंडल करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब क्या है, FIFO जो मैंने बताया है। आपने एक साथ 10 कमांड दे दी, 1 2 3 4 5 कमांड दे दी, चलो 5 प्रिंटर को 5 कमांड दे दी, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से तो प्रिंटर काम करेगा। पहले कौन सा पेज प्रिंट करेगा, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। जो कमांड पहले दी है पहले उसे करेगा, फिर जो दूसरे नंबर पे दी फिर उसे करेगा, फिर तीसरे नंबर वाली को करेगा, फिर चौथे वाली को करेगा। ऐसा तो नहीं कि पांचवें वाली को पहले प्रिंट कर देगा, नहीं ना। तो इसे कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, सुरक्षा और संरक्षण, बहुत सिंपल सा, इसमें कुछ खास नहीं है, इतनी स्लाइड इसकी। ऑपरेटिंग सिस्टम में सुरक्षा और संरक्षण का अर्थ है उन उपायों से है जो सिस्टम संसाधनों और डेटा को अनधिकृत पहुंच, दुरुपयोग और या क्षति से बचाते हैं। इसकी डिटेल क्लास के रूप में आप साइबर सिक्योरिटी वाली क्लास हमारी देख लेना, वो यही तो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो साइबर सिक्योरिटी होती है जो मैंने आपको पढ़ाया था, मेलवेयर, फायरवॉल, ये सारी चीजें उसे देख लेना, ये सब सिक्योरिटी सिस्टम काम करता है। यूजर इंटरफेस, इसकी क्लास भी हो गई है, यूजर इंटरफेस भी हम लोगों ने पढ़ लिया, पर यहाँ पे एक एक स्लाइड देख लेना। यूजर इंटरफेस मतलब जिस माध्यम से कोई चीज चलाते हैं, पहले समझ लो। उपयोगकर्ता इंटरफेस, यूजर इंटरफेस वह माध्यम है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर के साथ संपर्क करता है, जैसे टच स्क्रीन हुआ,
स्पीकर हुआ, कीबोर्ड हुआ, ये सब क्या आते हैं आपके यूजर इंटरफेस ही। तो आप व्हाट्सएप चलाते हैं एकदम आसानी से चला पाते हैं, क्यों? उसका इंटरफेस आसान है। आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, क्यों चला पाते हैं? क्योंकि इसका जो इंटरफेस है वो एकदम आसान है। ऐसा नहीं कि अभी कोर्स कराओ ये चलाने के लिए। तो यूजर इंटरफेस कहने का मतलब है वह माध्यम होता है जिससे उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कर पाए, उसके हार्डवेयर के साथ काम कर पाए। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रकार होते हैं, उन्हें देख लेते हैं। टाइम क्या हो गया है? सुबह के 8:30 बज रहे हैं। चलिए, कितने बज रहे हैं? सुबह के 8:30। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ये क्लास बाकी में थोड़ी सी लंबी है। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक थोड़ा बड़ा सा चैप्टर है और मैं से हवाई रूप में नहीं कराना चाहता था, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाटा कलेक्ट करके लाया। इसी चक्कर में कल क्लास नहीं हो पाई। असल में सुबह 5:30-6 बजे मैं नहा धो के फिट हो जाता हूँ और उसके बाद मेरा प्लान रहता है कि 1 से 1.5 घंटा मैं आपकी सारी क्लास टाइप करूँ, बनाऊँ, सब चीज़ कर लूँ, ठीक है, और फिर क्लास ले लूँ। ये शेड्यूल है मेरा बना हुआ एक प्रकार से। अब कल क्या हुआ, जब मैं इस क्लास को टाइप कर रहा था, बना रहा था पीपीटीज की, इसे बनाने में 3 घंटे लग गए थे। तो जब 3 घंटे बनाने में लग गए तो फिर समय नहीं बचा क्लास को रिकॉर्ड करने का, ठीक है। 9 बजे मुझे ऑफलाइन भी पढ़ाने जाना होता है। चलिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रकार आपके सामने दिए हुए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रकार दिए हुए हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 4 रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 5 मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये इनके अलावा और भी हैं, हाँ साहब, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, वो भी मैंने लिए हैं, इस लिस्ट में नहीं डाले हैं पर डिटेल में डाले हैं, अभी डिटेल भी आएगी। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बिना यूजर इंटरेक्शन के जॉब्स को बैच में प्रोसेस करना। नहीं समझ में आएगा, मैं जानता हूँ। टाइम शेयरिंग क्या होता है? सीपीयू को विभिन्न यूजर में विभाजित करना। मैं जानता हूँ अभी समझ नहीं आएगा, बस इतना समझ लो ये होते हैं। आओ इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। ये इसलिए एक साथ बना दिया ताकि आप नजर में देख सकें। इसमें 2 नहीं लिखे हुए, मल्टी यूजर और सिंगल यूजर, ठीक है, वो मुझे बाद में ध्यान आए पर मैंने उसमें डाल दिया आगे चल के। चलिए, तो सबसे पहले हम इन सबको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। बैच को पढ़ेंगे, फिर सिंगल को पढ़ेंगे, मल्टीपल को पढ़ेंगे। इन सबको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। आइए, तो सबसे पहले आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच का मतलब क्या होता है? अगर आपने कभी ट्यूशन पढ़ा हो या पढ़ाया हो तो आपने वो एक बैच है पूरा। यार बैच कितने बजे है? बैच 9 बजे से है साहब। सब मैथ का बैच कितने बजे? सब 10 बजे है मैथ का बैच। ऐसे बातें करते हैं हम लोग आमतौर पर बैच की। तो बैच मतलब जब पूरा एक समूह इकट्ठा हो जाए तभी शुरू होता है, उसी को बैच कहते हैं हम लोग। यही तो होता है। तो आओ उसी से संबंधित है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। परिभाषा क्या है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रणाली है जिसमें समान प्रकार के जॉब्स एकत्र करके बिना उपयोगकर्ता के सीधे हस्तक्षेप के एक समूह बैच के रूप में निष्पादित किए जाते हैं। मतलब एक ही तरह के सारे काम, एक तरह के सारे काम पहले इन्हें क्या कर लिया जाता है? इकट्ठा कर लिया जाता है। इकट्ठा कर लिया जाता है। जब वो एकत्र हो जाते हैं, एकत्र मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें पूरा एक बैच बन गया। जब वो काम इकट्ठा हो गया तो वो क्या कहलाया साहब? वो बैच कहलाया। और इस पूरे बैच को क्या करा? एक साथ निष्पादित कर दिया, एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू को सौंप दिया कि भैया कर दे काम। ये होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल आसान है इसे समझना, है ना। इसे समझना बिल्कुल आसान है, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना एकदम आसान है। नेक्स्ट, कैसे काम करता है साहब? बड़ा आसान है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। यह उपयोगकर्ता अपने काम जॉब्स को एकत्र करता है, जो मैंने बता दिया। सभी जॉब्स को एक जगह जमा करके बैच तैयार किया जाता है, जो मैंने आपको बता दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम इस बैच को एक एक करके निष्पादित करता है, जो मैंने आपको बता दिया। काम एक साथ नहीं करेगा, करेगा एक एक करके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सिस्टम ही है। लेकिन पूरा बैच एक साथ है, एक बार काम कर दिया, छुट्टी, बस भैया, बात खत्म। ये हो गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, है ना। वो एक एक करके काम करता रहेगा। निष्पादन के बाद परिणाम प्रदान किए जाते हैं, नॉर्मल सी बात है। लाभ क्या है भाई? सीपीयू कम समय की बचत होती है, सीपीयू से समय की बचत होती है, ठीक है ना। कंटेक्स्ट स्विचिंग कम होता है। कंटेक्स्ट स्विचिंग मतलब बार बार इधर से उधर नहीं जाना पड़ रहा, सीपीयू को बहुत काम कर रहा है लगातार, एक काम खत्म होगा दूसरा शुरू हो जा रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। उपयोगकर्ता की आवश्यकता नहीं होती, है ना। उपयोगकर्ता की आवश्यकता है, एक बार तुमने पूरा बैच बनाया, सीपीयू काम सौंप दिया, वो अपने आप कर रहा है शाम तक काम, है ना। तो बार बार से नहीं। संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, संसाधनों का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। कमियां क्या है? उपयोगकर्ता को तुरंत प्रतिक्रिया नहीं मिलती। अब एक साथ प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, उसने काम सारे दे दिए, 10 काम सौंप दिए एक साथ इकट्ठा करके, जब 10 के 10 काम हो जाएंगे तब उसे रिजल्ट मिलेगा, एक साथ रिजल्ट नहीं मिलता। इन चीजों को याद रखना, आज के डिटेल में डाल के इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रुटि आने पर पूरा बैच प्रभावित हो सकता है, कहीं त्रुटि आ गई तो पूरा बैच प्रभावित हो जाएगा, है ना। इंटरेक्टिव प्रोग्राम के लिए अनुपयुक्त है। चलिए, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया लिस्ट में नहीं था पर मैंने इसे लिया है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं।
सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम परिभाषा, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता को कंप्यूटर उपयोग करने की अनुमति देता है। मतलब एक समय पे एक ही व्यक्ति उस प्लेटफॉर्म पर काम करेगा, यही सिंगल यूजर होता है। मुख्य विशेषता क्या है, ये सब आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे समय नहीं लगा रहा। जहाँ समय लगाना था मैंने पूरा समय दिया है आपको, ठीक है। वन यूजर एट वन टाइम, एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता काम करेगा। सरल और उपयोग में आसान होता है। जो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कैसा होता है, बहुत आसान होता है, सरल होता है। संसाधनों का प्रबंधन केवल एक यूजर के लिए होता है, ज्यादा संसाधन नहीं चाहिए होते, एक यूजर के हिसाब से संसाधन चाहिए होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, तो देखो एमएस डोस, ये कैसा है, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो 95, ठीक है, विंडो सबसे पहले 1.0 आई थी, उसके बाद 95 आई थी, और उसे 95 इसलिए दिया गया था क्योंकि 1995 में आई थी, इसलिए याद रखना, ठीक है। खैर यहाँ से क्वेश्चन जब बनेंगे जब बात करेंगे। तो एमएस डोस कैसा है सर, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो 95 कैसा सर, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो 7 कैसा था, जो आपने यूज करा था होम एडिशन, ये बच्चों ने यूज करा होगा, ये पता नहीं करा उन्होंने, लेकिन ये करा होगा। विंडो 7 कैसा था, होम एडिशन, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। नेक्स्ट अगला है मल्टी यूजर। तो सीधी सी बात है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक साथ कई उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देता है और संसाधनों का कुशल प्रबंधन भी करता है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं और देख लो। एक समय में कई उपयोगकर्ता सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। सीधी सी बात है, ये बिल्कुल आसान है। यहाँ पर ऐसे नहीं मैं समझा कि आपका समय खराब करूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा, है ना। एक समय में कई उपयोगकर्ता सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 2, सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट संसाधनों का समुचित वितरण किया जा सकता है, ठीक है ना। समुचित वितरण किया जा सकता है। ऐसा समझो, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ऑफिस में आप बैठे हैं, ऑफिस में 5 कंप्यूटर हैं, ए कंप्यूटर, बी कंप्यूटर, सी कंप्यूटर, डी कंप्यूटर और ई कंप्यूटर, लेकिन प्रिंटर एक ही है, तो ये सारे इसी प्रिंटर से अटैच हो जाएंगे। अब एक साथ कमांड दे दो, सब कमांड दे सकते हैं, सब इसे यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ समझ लो। यहाँ पे चीजों को समझ में इस प्रकार से हो जाता है। क्लियर है, समुचित हो जाता है। उपयोगकर्ताओं के डेटा और प्रोग्राम की सुरक्षा भी रहती है। कई यूजर कार्य एक साथ चल सकते हैं, बहुत सारे यूजर कार्य एक साथ आप इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये इसके एग्जाम्पल क्या है, यूनिक्स, ये कैसा है, यूनिक्स कभी आपसे पूछा जाएगा, UNXI, ये क्या है सर, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स कैसा है, मल्टी यूजर। विंडोज सर्वर कैसा होता है, मल्टी यूजर। और सोलियर कैसा होता है, मल्टी यूजर। तो आपको ये याद होने चाहिए कि कौन सा मल्टी यूजर सिस्टम है, कौन सा सिंगल यूजर है। नंबर आ जाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सब आसान है अब, ठीक है। टाइम शेयरिंग क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रणाली जो एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं को सिस्टम संसाधनों को साझा करने की अनुमति देता है। यह प्रत्येक उपयोगकर्ता के साथ थोड़े समय के लिए सीपीयू देता है और जल्दी जल्दी स्विच करता है। सर ये बातें कुछ समझ में नहीं आई, इस बात को कुछ ऐसे समझो कि जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, इसे एक ही समय पर कई उपयोगकर्ता यूज तो कर सकते हैं, ठीक है ना, कई उपयोगकर्ता यूज कर सकते हैं। जैसे पिछले वाले को कर सकते थे, इसे भी कई उपयोगकर्ता एक साथ यूज कर सकते हैं, समझना। और ये सबके साथ रैम को या सीपीयू को थोड़े थोड़े समय के लिए बांटता है। ऐसा समझो, आपने शायद नहीं देखा होगा पर कहीं ना कहीं यूज समझो। आप कभी कंप्यूटर कैफे गए हो, हम लोग कंप्यूटर कैफे कह रहा हूँ, कंप्यूटर सीखने जाते हैं, तो आपने देखा उनके पास बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, ए कंप्यूटर, बी, सी, डी, ई, एफ, मान लो 6 कंप्यूटर उनके पास रखे हैं। पर आप देखना कि हर एक का अपना अलग सीपीयू नहीं होता। सीपीयू समझ रहे हो, हर एक का अपना सीपीयू नहीं होता, हर एक का सीपीयू समझ रहे हो मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ। जो बहुत सीपीयू समझ रहे हो ना, बॉक्स है ना कैबिनेट वाला, वो सबका एक नहीं होता, सबका एक ही होता, सबका सीपीयू बाहर रखा हुआ एक जगह, ये रखा हुआ सबका, सब इसी से कनेक्ट है, सब इसी से कनेक्ट है, ठीक है। अब सब काम भी कर रहे हैं अपना, और सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव है कि एक ही सीपीयू सब पे चल रहा है। ये सीपीयू सब पर अलग अलग चलता है, कुछ सेकंड इसे देता है, कुछ सेकंड इसे, 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 फिर वापस इसे, फिर इसे। पर आप काम करेंगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि आपके लिए सीपीयू काम नहीं कर रहा, वो इतनी तेजी से चलता है ना, इतनी, इस पर मतलब नैनो सेकंड में सब पे घूम जाता है, वो नैनो सेकंड में सभी पे घूम रहा होता है। जैसे आप एक रस्सी लें, रस्सी में एक छोरे पर कुछ जलाएं और रस्सी को तेजी से ऐसे घुमाएं, तो ऐसे लगेगा आग का सर्किल बन गया, ऐसा लगता है आग का सर्किल बन गया, लेकिन आग का सर्किल नहीं होता ना वो, क्योंकि वो तो एक ही जगह आ गया, पर वो इतनी तेजी से घूम रही है कि आपको सर्किल महसूस होता है। तो वही काम यहाँ पर होता है, कंप्यूटर इतनी तेजी से स्विच करता है जल्दी जल्दी कि आपको महसूस ही नहीं होता कि आप एक ही सीपीयू पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सब एक साथ काम नहीं कर रहे होते कायदे में, सबके हिस्से में सीपीयू
अभी मेरे हिस्से में, अभी आपके हिस्से में आएगा आपके में, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा, वो इतनी तेजी से रोटेट करता है। यही होता है साहब कि इसमें। अब इसकी कुछ खासियत भी है, इसके कुछ फीचर्स भी हैं। और देखो रियल टाइम वाले के टाइम शेयरिंग ऑपरेशन के कुछ फीचर्स भी हैं। ये फीचर्स थोड़ा ऊपर आइए, रख लेंगे इंग्लिश वाले को, खैर कोई बात नहीं। कई उपयोगकर्ता एक साथ काम कर सकते हैं, सीधी सी बात है। प्रत्येक उपयोगकर्ता को सीपीयू समय का छोटा भाग दिया जाता है, याद रखना। सबको एक साथ यूज नहीं होता, सब थोड़ा थोड़े समय के लिए मिलता है, लेकिन महसूस नहीं होता हमें। तेजी से उपयोगकर्ता कार्यक्रम को बीच स्विच करता है, बहुत तेजी से स्विच करता है सबके बीच में। उपयोगकर्ताओं को त्वरित प्रतिक्रिया मिलती है, बिल्कुल सही है। अब इसके एग्जाम्पल भी यही है, यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडोज सर्वर, ये सब उसी के हैं। जो आपके मल्टीपल ऑपरेशन उसके थे, मल्टी यूजर वाले के थे, वही इसी के हैं। नॉर्मल कैसे काम करता है ये हमने समझ लिया है वैसे तो, पर चलो इसे देख लेना है, ये हमने पूरा भी समझ लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम। वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कई स्वतंत्र कंप्यूटरों को इस प्रकार प्रबंधित करता है कि वे उपयोगकर्ताओं को एकल प्रणाली में दिखाई देते हैं। वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कई स्वतंत्र कंप्यूटरों को इस प्रकार प्रबंधित करता है कि उपयोगकर्ताओं को वो एकल प्रणाली में दिखाई देते हैं, ठीक है ना। कैसे देते हैं, एक ही जगह महसूस होते हैं, सीधी सी बात है। एक नेटवर्क में जुड़े अनेक कंप्यूटर एक प्रबंधन काम करता है। बहुत सारे कंप्यूटर एक ही नेटवर्क से जुड़े हैं, इथरनेट कह देते हैं, जैसे इथरनेट से जुड़े हुए हैं। उपयोगकर्ताओं को यह अनुभव होता है कि वह एक ही सिस्टम पर काम कर रहे हैं। सबको लगेगा हम एक ही सिस्टम पर काम कर रहे हैं, बाकी सब अलग अलग सिस्टम पर बैठे हुए काम कर रहे होते हैं। संसाधनों सीपीयू, मेमोरी, फाइल आदि का साझा होता है, जो मैंने अभी बताया वो सेम इसमें भी वही काम होता है, एक ही सीपीयू से सब काम कर रहे हैं। एक मशीन फेल हो जाए तो अन्य काम जारी रख सकती हैं, इसके अंदर ही सबसे अच्छी बात होती है। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं वो थोड़े अच्छे हैं, देख लेना। एमोवेब, और कहाँ गया मेरे भाई, हाँ, लुकस, मैच, विंडो सर्वर, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। तो ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपके मुश्किल से बनते हैं, बनेगा तो बहुत इजी सा बनता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अभी अभी हमने पढ़ा उसी का एक अपडेट वर्जन है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो समय संवेदनशील कार्यों को तुरंत और निश्चित करता है। बस इसमें क्या है कि जो कार्य तुरंत होने वाला है, संवेदनशील कार्य है, मतलब आपने 5 काम दे रखे हैं, सिस्टम को, सीपीयू को 5 काम सौंप रखे हैं, लेकिन छठा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो पहले छठे को कर देगा, आपकी प्रायोरिटी पर पहले छठे को कर देगा। ये बस इसका एक यूज है। ये क्या करेगा, प्रायोरिटी देगा आपके काम को जो ज्यादा जल्दी होने वाला है, इसलिए लिखा कार्यों को तुरंत और निश्चित समय के भीतर संसाधित करता है बिना देरी के, ये इसका मेन काम है। अब पढ़ लो इसके फीचर्स क्या है। पूर्ण निर्धारित समय सीमा में कार्य को कर देता है, न्यूनतम विलंबता, डिले नहीं करता है, तेजी से एक कार्य से दूसरे कार्य में बदलाव करता है, उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों को पहले संसाधन मिलते हैं। जो पहले प्राथमिकता कार्य है, जो पहले होना चाहिए उसे पहले करेगा, बात समझ में आई, उसे पहले करेगा। इसके एग्जाम्पल क्या है, VX वर्क्स, फ्रीरेटिस, आर्टिनेक्स, क्यूएनएक्स, ये सब इसके क्या है, सब ऑपरेटिंग सिस्टम के सब एग्जाम्पल हैं। ये याद कर लेना, ये बहुत मेन है, मैं भी बता दूं ये सब मेन होते हैं, क्वेश्चन पूछेगा तो बताना पड़ेगा। सॉरी, हाँ ये सब बड़े मेन होते हैं, क्वेश्चन पूछेगा तो बताना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये सब के उदाहरण हैं जो अभी अभी आपने देखे ना यहाँ, तो ये सब क्या है, मैंने क्योंकि ये थोड़े आपने सुने नहीं होंगे, VX वर्क्स कभी सुना नहीं होगा, फ्री RTOS कभी नहीं सुना होगा, RTL लिनक्स कभी नहीं सुना होगा, लिनक्स तो सुना है, RT नहीं सुना होगा इसके साथ में, तो मैंने इन सबको एक जगह यहाँ ले लिया, इसे पढ़ लेते हैं, ये मेन है। तो RTOS के कुछ नाम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। VX वर्क्स ये कौन से का यूज होता है, अंतरिक्ष में, रोबोटिक्स में, रक्षा प्रणाली में। अब देखो ये काम मेन है ना, इसमें ये होना चाहिए, जो काम पहले होना चाहिए वो करके देगा, चाहे आपने पहले से जो कमांड दे रखी है, पहले से कमांड दे रखी है, बात क्लियर है ना। तो ये इस प्रणाली पे काम करता है, इसलिए इसका प्रयोग कहाँ होता है, अंतरिक्ष में होता है, रोबोटिक्स में होता है, रक्षा प्रणाली में होता है। जो अभी आपका पाकिस्तान से हमने थोड़ी सी लड़ाई लड़ी, थोड़ा सा युद्ध हुआ जहाँ पर पाकिस्तान को धूल चटा दी भारतीय सेना ने, वहाँ पर भी इस चीज़ों का प्रयोग इसी सिस्टम के द्वारा किया जाता है। फ्री RTOS ये क्या है, एम्बेडेड सिस्टम है, IoT डिवाइसेस इसके अंदर आती हैं। RT लिनक्स औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली, इंडस्ट्रियल एरिया में इसका यूज होता है। QNX क्या किस में यूज होता है, ऑटोमेटिव और मेडिकल डिवाइसेस में यूज होता है, बात समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें होते हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर में जो सिस्टम लगे हुए होते हैं वो इसी बेस पर होते हैं, QNX पर, क्योंकि भैया वहाँ तो अच्छी डिवाइस चाहिए जो पहले जरूरी काम है उसे वरीयता दे। तो ये इस प्रकार से काम करता है, बात समझ में आई है ना। तो RTOS ये बहुत हाई लेवल वाला हो गया, ये सब इन चीजों में यूज होते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिए। RTOS का मुख्य उद्देश्य क्या है, टाइम बाउंडेड एक्सिक्यूशन है। हार्ड RTOS में डेडलाइन अत्यंत आवश्यक होती है। RTOS का उपयोग विमान, रोबोटिक, रक्षा और चिकित्सा उपकरणों में
होता है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आपने सुना है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म है जो स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच जैसे मोबाइल डिवाइस पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को संबंधित करता है। जैसे एंड्रॉयड आपने सुना होगा, इसी के अंदर एंड्रॉयड आता है। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डेस्कटॉप, जिसे आप कंप्यूटर बोल देते हैं डेस्कटॉप। उसमें क्या चलता है, विंडो, लाइनेक्स, मैकबुक। मैकबुक समझ गए, एप्पल का। मैक ओएस, मैक ओएस। सर्वर होता है विंडो सर्वर, रेड हैट सर्वर, अबंटू सर्वर। मोबाइल में क्या चलता है सर, एंड्रॉयड चलता है, आईओएस चलता है। एंड्रॉयड नॉर्मल हो गया, ये एप्पल वाला हो गया आपका। रियल टाइम वाला कौन सा हो गया, VX वर्स QNX। देखो ये याद रख लेना, रियल टाइम वाला बहुत मेन है। ये आपका अंतरिक्ष प्रणाली, रोबोटिक प्रणाली, रक्षा प्रणाली में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है और उनके कुछ विवरण दिए हुए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके कुछ विवरण यहाँ पर आप लोगों को दिए हुए हैं। क्लियर है, कुछ विवरण यहाँ पर आप लोगों को दिए हुए हैं। जैसे कि MS-DOS, मैंने आपको बताया सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, याद करो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। यह एक माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है MS-DOS की, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कमांड आधारित सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, शुरुआती कंप्यूटरों में उपयोग में हुआ था। फिर आ गया विंडो, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित OS, विश्व का सबसे लोकप्रिय डेस्कटॉप था। सबको याद है, विंडो हम आज भी यूज करते हैं। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सोर्स, यूनिक्स जैसे फीचर्स वाला ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग सर्वर सबसे अधिक उपयोगी है। यूनिक्स मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्किंग और सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ सबके दिए हुए हैं नाम के साथ साथ चीजें जिन्हें आपको पढ़ना है। एंड्रॉइड वाला दिया हुआ है, इसे आप पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ इसे पढ़ने वाला, यहाँ समझाने वाला ये पोर्शन नहीं है, इसे आप सिर्फ समझेंगे। लेकिन हाँ एक चीज आती है कि इनके ईयर पूछे जाते हैं, तो ये सब मैंने यहाँ पे दे दिए ना, सिर्फ आपको पढ़ना है। जैसे कि टाइजन सैमसंग द्वारा विकसित लाइट वेट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो पता कर लेना कि टाइजन किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब सैमसंग का ऑपरेटिंग सिस्टम याद कर लेना। ये सब याद करने वाले हैं, इन पर मैं समझा के वीडियो को जबरदस्ती लंबा नहीं करूंगा, ये सब आपको सिर्फ समझाने वाले हैं। RTOS हमने पढ़ लिया अभी देखो, फिर भी देखो RTOS के बारे में क्या बोला, समय संबंधी, मतलब कि कार्यों के लिए आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे एयरक्राफ्ट कंट्रोल, रोबोटिक, ये सब समझा दें। बस आपको पढ़ना है बड़े आराम से, ये पढ़ लेना। यहाँ से प्रश्न एग्जाम के अंदर जरूर बनता है। और इसके बाद यहाँ से प्रश्न बनता है कि ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आए कब, तो इनके ईयर हैं। फिर से ये सब आपको खुद से पढ़ने हैं। देखो MS-DOS कब आया, 1981। यूनिक्स कब आया, 1969। लाइनक्स कब आया, 1991। विंडो 1.0 1985 जो फेल हो गया था। फिर विंडो 95 कब आया, 1995 बताया था। XP कब आया, 2001 में। विंडो 10 कब आया, 2015 में। विंडो 11 कब आया, 2021 में, है ना। मैक OS क्लासिक कब आया था, 1984 में। मैक OS X कब आया था, 2001 में। एंड्रॉइड वर्जन कब आया, 2008 से एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं हम लोग। iOS आईफोन के लिए कब आया, 2007 में आया। क्रोम OS कब आया, 2009 में आया। अबंटू कब आया, 2004 में आया। रेड हैट लिनक्स कब आया, 1994। फेवरा कब आया, 2003 में। सोलियस कब आया, बाइसन 1992 में। फ्री BSD कब आया, 1993 में। टाइजन जो सैमसंग का है कब आया, 2012 में। RTOS जनरल कॉन्सेप्ट कब आया, 1970 के टाइम पीरियड पर आया। बात समझ रहे हो, ये MCQ क्लास है जिसे हम बाद में देखेंगे। ये जो मैं एकदम से चला गया हूँ ये चीज़ों को, ये आपके पढ़ने वाली हैं असल में, है ना। आप ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मैं पढ़ा चुका हूँ, ये आपके पढ़ने वाली हैं असल में, तो इन्हें पढ़ लेना। PDF फाइल कल मिलेगी, आज नहीं, कल जब MCQ क्लास आएगी उसके साथ ये कंबाइंड PDF आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो क्लास थोड़ा लंबी हो गया, तो लंबा मैं नहीं पढ़ा पाता हूँ अक्सर। तो मिलते हैं आपसे कल। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना। अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर किया करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है। वीडियो को शेयर करना, मेहनत अच्छी लग रही हो, पसंद आ रहा हो कि हाँ सर मेहनत तो हो रही है, और फ्री में इतना सारे डिटेल अभी कोई नहीं दे रहा है, पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं भी कंगाल लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इतनी अच्छी धांसू क्लास किसी ने नहीं दी होगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।